तो भारतीय राजनीति में जो वोट की ताकत है जी, वो बहुजनों के पास है जी। अब ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे काशीराम साहब का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं जी। जो कास्टों को क्लास में बदल देगा वो देश का शासक बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं बीजेपी वाले, जो हिंदू की बनी बनाई जातियां हैं उनको मतलब जो है हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मण के नेतृत्व में जो छोटी जातियां हैं हिंदू के राम के नाम पे उनको इकट्ठा करते हैं। तो बहुजन समाज में हिंदू ज्यादा है उसमें, बहुजन समाज में जिनको हिंदू बोलते हैं तथाकथित वही तो है बहुजन समाज में। बिल्कुल। तो जो बुद्धिज्म से ही निकला है हिंदू, जो मूर्ति पहली बनी भारत में वो राम की मूर्ति नहीं बनी जी, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिलिंद के समय में पहली मूर्ति जो बनी भगवान बुद्ध की बनी थी। अशोक के समय में तो मूर्ति कोई थी नहीं जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आपकी लगातार हमें फोन आ रहे थे कि पॉडकास्ट की आप आगे भी सीरीज बनाइए, लेकिन पॉडकास्ट पे हम उन्हीं साथियों को लेकर आते हैं, उन बुद्धिजीवी लोगों को लेकर आते हैं जो वाकई में इस पॉडकास्ट को देखकर बहुत सारे लोग सीख सकें। सीरीज जो है थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा पर केसी पिप्पल साहब हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, यूं कहें कि बसपा के चाणक्य भी माने जाते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारा काम करा है और पूरे प्रदेशों के अंदर भ्रमण करके अलग जगाने का काम भी करा है। बहुजन मिशन मूवमेंट पे सारा घर परिवार छोड़ रखा है और लगातार लगे भी रहते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और पॉडकास्ट में। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगा हमारे अपने दर्शकों को एक छोटा सा अपने बारे में ब्रीफिंग कर दीजिए ताकि वो लोग और अच्छा जान सकें। जी जी संजय, वैसे मेरा नाम केसी पिप्पल है, पूरा नाम मुझे कालीचरण पिप्पल के नाम से जानते हैं और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डायरेक्टर लेवल से एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर के पद से रिटायर हुआ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की पोस्ट थी जी। और मैं 1982 में माननीय काशीराम साहब के साथ इलाहाबाद में मेरा संपर्क हुआ जी। और तब से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, प्रशिक्षण दिया उन्होंने और मुझे अपनी प्रशिक्षण टीम में उन्होंने रखा। हमने पूरे देश भर में जो नेता हैं जिनको टिकट दे करके मंत्री और MP बनाया जाता था उनके लिए प्रशिक्षण देने का बंद कमरों में काम किया है जी। और माननीय काशीराम जी के लिए और बहन जी के लिए बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जातियों का डाटा वगैरह भी हम लोग उनको उपलब्ध कराते थे। और मैं दिल्ली प्रदेश में वामसेप का संयोजक भी रहा जी। और बहन जी के साथ भी मैंने काम किया गाजियाबाद में जब वो महासचिव थी। माननीय काशीराम जी के साथ इलाहाबाद से काम किया 1982 से जी। तो मुझे दोनों के साथ काम करने का अवसर मिला जी। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें भी आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपको और बता देता हूँ, आप ये किताब देख पाएंगे बहुजन संदेश। ये बहुजन संदेश के ऊपर आप चित्र देख पाएंगे, फूले हैं, बाबा साहब हैं और माननीय काशीराम साहब हैं। और जो वॉल्यूम है वो 7 वॉल्यूम निकल चुका है। हर साल 14 अप्रैल को ये लॉन्च होता है और 7वीं सीरीज ये आई है। आप समझिए कि लेखनी भी बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो साथियों आप समझिए कि जो ये चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर बोध गया पे सवाल आने वाले हैं। इस पे बहन जी को लेकर बहुत सारे जो खींचातानी चलती है, आकाश आनंद के ऊपर भी सवाल आने वाले हैं। बहुजनों की राजनीति किस पक्ष में जानी चाहिए, बहुजनों को कहां वोट डालना चाहिए, कैसे बहुजन मिशन मूवमेंट पूरा हो पाएगा और तमाम ऐसे सवाल आएंगे जो बीजेपी है, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, ऐसे सवालों को भी हम लोग टच करेंगे। आप समझिए कि जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप अपना पूरा समय हो तो आप इस सीरीज को देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो नॉन स्टॉप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल चलते हैं, आपके जहन में जितने भी सवाल चलते हैं, उन सारे सवालों को हम लोगों ने इस पर्चे पर लिखा हुआ है। या यूं कहिए जब हमने केसी पिप्पल से बात करी और हमने इस पोस्ट को डाला है कि हम पिप्पल साहब को लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारे साथियों ने हमें सवाल दिए कि आप ये वाले सवाल कि पिप्पल साहब से जरूर पूछिएगा क्योंकि पिप्पल साहब पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं और साल के अंदर 8-10 से ज़्यादा प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। तो सीरीज को शुरू करते हैं। पॉडकास्ट की तीसरी सीरीज है और मैं
आपको पहले बोल देता हूँ, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पॉडकास्ट हमारा कंटिन्यू आने वाला है। बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे, और बिना ब्रेक के वीडियो चलने वाला है, आपको कोई ऐड भी नहीं मिलेगा, नॉन स्टॉप चलने वाले हैं। सर सीधा सवाल रहेगा, तमाम बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो ये देखते हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत कैसे बन सकता है, या यूं कहें बाबा साहब ने जब 16 विद्यार्थियों को बाहर भेजा था तो उन्हें लगता था कि मैं अकेला जब इतना काम कर सकता हूं तो 16 विद्यार्थी बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और इस समय जो बहन जी हैं, तो या यूं कहें बाबा साहब के सपनों को साकार जो है वो बहन जी का क्या योगदान है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो 3 महत्वपूर्ण मतलब नारे हैं, कोट हैं जी, जैसे सबसे पहले उसमें शिक्षित बनने का है जी, दूसरा उसमें संगठित होने का है जी, और तीसरा उनका संघर्ष करने का है। बिल्कुल। तो इससे स्वाभाविक रूप से ये पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा चिंता थी जी, आगे की जो कार्रवाई जब की जा सकती है जब व्यक्ति शिक्षित हो। जी, तो उन्होंने कहा शिक्षित होना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उस समाज में शिक्षित हों लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है जी, और एक आदमी शिक्षित होता है तो अकेला शिक्षित होता है जी। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए अंत तक लड़ते रहे, सामान्य महिलाओं के लिए, खाली दलित महिलाओं के लिए नहीं। जी। और अंत तक उन्होंने हिंदू कोड बिल तक लड़ाई लड़ी जी। उसमें बहुत सारे अधिकार बाद में मिले भी, पास भी हुआ हिंदू कोड बिल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सवाल पूछा था कि कुछ लोगों को उन्होंने शिक्षा के लिए बाहर भी भेजा, जी, तो उनका मकसद यही था कि जब मैं अकेला डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ा लिखा हूँ जी, तो मैं सारी पार्लियामेंट एक तरफ होती है और अकेला डॉक्टर अम्बेडकर लड़ता है। जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब लंदन में गए जी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे दलितों की तरफ से लड़ने वाले, दूसरी तरफ उनके विरोध करने वाले लोग बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा दल था, तो एक तरफ दल और लोग और पूरा देश, और दूसरी तरफ जिनके पास में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसके प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर अकेले। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सबके बीच में से निकल करके उन्होंने अपनी बात मनवाई उन लोगों से। अंग्रेजों को माननी पड़ी, कम्युनल अवार्ड मिला, बाद में पूना पैक्ट के रूप में मतलब लागू हुआ, गांधी जी के साथ में पैक्ट हुआ 32 में। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए ये सोचा कि जब मैं अकेला हूँ, तो उसने कहा कि जिस दिन मेरे समाज में 10 बैरिस्टर, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, चूँकि बैरिस्टर ही लड़ सकता है, जो कोर्ट में भी लड़ सकता है और मतलब समाज में भी लड़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा अगली लड़ाई जो तलवार से नहीं कलम से होगी, कानून से होगी। तो इसलिए पहले बैरिस्टर बने जी। तो दूसरा मतलब ने ये कहा कि 10 बैरिस्टर अगर हो जाएंगे मेरे जैसे तो लड़ाई में मतलब 10 गुनी ताकत आ जाएगी। अगर फिर 20 जो है डॉक्टर, जो डॉक्टर का मतलब जो थीसिस जिन्होंने लिखी है, शोध किए हैं, ऐसे डॉक्टर अगर 20 हो जाएंगे तो हम निकाल के लाएंगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। और 30 मतलब इंजीनियर, निर्माण करने के लिए, विकास करने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है। बस इतने अगर हो जाते हैं, 10 बैरिस्टर, 20 मतलब डॉक्टर और 30 इंजीनियर, तो ये जो मेरा समाज है जिसको लल्लुआ समाज बोलते हैं, उसके ऊपर कोई उंगली उठा करके भी नहीं देख सकता। अत्याचार करने की बात तो बहुत बड़ी है। तो इसलिए उन्होंने वो पहली खेप में सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो यही किया कि भाई मेरे जैसे और भी लोग पढ़ करके विदेश से आए। बाबा साहब का एक पार्लियामेंट की तरफ इशारा हुआ करता था, जो प्रतिमा लगी हुई थी, उंगली का इशारा कि जाके इस पे कब्जा करिए। तमाम नेता बन गए, लेकिन तमाम नेता ये कहते हैं कि बाबा साहब के सपने को हम पूरा करेंगे, लेकिन संविधान तोड़ने की भी बात आती है, लेकिन उसको संविधान को कोई बचा नहीं पाता है। सीधे सवाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त देश की जो नंबर 1 पार्टी है वो बीजेपी, कांग्रेस और अपनी बीएसपी आती है। तो अगर हम लोग बहुजनों की पार्टी कहते हैं, जब भी बहुजनों की बात आती है तो बीएसपी की बात आती है। तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बीएसपी यानी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का क्या योगदान है? सीधा सवाल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। क्योंकि भारतीय राजनीति में जो वोट की ताकत है जी, वो बहुजनों के पास है जी। बहुजनों के पास धन और संपत्ति नहीं है जी, उनके पास कंपनियां नहीं है, उनके पास शासन प्रशासन में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी जो ताकत है जी, वो डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ धन है जी, जिसको वोट की ताकत बोलते हैं। क्योंकि हम कहीं पर भी समान नहीं है भारत के लोग,
हर जगह असमानता है, लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसी है भारत में जहाँ पर समान है, उसको बोलते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है कि एक आदमी का एक वोट और एक कीमत, चाहे मतलब एक राजा है उसकी भी वही कीमत है, एक ही वोट डाल सकता है। और अगर जो गरीब है, खेत में काम करने वाला है, मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, वो भी एक ही वोट डालेगा। तो यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी समानता आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको अपनी जो मैनिफेस्टो था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, उसमें ये रखा था जी। जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ और ये कहा गया कि जो वोट का अधिकार है वो पढ़ाई लिखाई के आधार पर होना चाहिए जी। गांधी जी के और उनके बीच में बहस हुई, उन्होंने कम से कम देखो बिना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, 8 पास तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, तो मेरे लोग तो मतलब ज़्यादातर ऐसे हैं उसमें 8 पास भी नहीं है जी। तो फिर तो हम वंचित रह जाएंगे अधिकार से। तो फिर आज़ादी का मतलब क्या हुआ? आज़ादी का मतलब पूरे देश की आज़ादी जब भी होगी जब हर एक को मतलब इसमें राजा बनाने का अधिकार मिले जी। तो उन्होंने कहा कि भाई वयस्क मताधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब है जिसकी उम्र 18 साल हो गई, चाहे महिला हो चाहे मतलब जेंट्स हो, कोई विभेद नहीं होगा, वो सब मतलब वोट डालेंगे, एक वोट जी। तो यहाँ पर मतलब उनमें राजनीतिक समानता पैदा हुई। तो राजनीतिक समानता पैदा होने के बाद में उनकी एक मतलब ताकत बनी जी। और ताकत बनने के बाद में जिन जातियों को जाति के नाम पे जिनको अछूत माना जाता था, नीचा और ऊंचा माना जाता था, तो उनका भी बराबर वोट हो गया। एक मतलब जो राजा का वोट है उतना ही उसके। तो उसने कहा कि अब हमने असली विजय प्राप्त कर ली है लोकतंत्र की। अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा जी। अब राजा जो है बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, इसलिए हमारा ये सफलता है। अब राजा पैदा करने वाले आम आदमी होंगे, अब राजा को पैदा करने वाला रानी नहीं होगी जी। तो ये सबसे बड़ा। उसके बाद में रजवाड़े भी खत्म कर दिए गए, प्री प्रस्त भी खत्म कर दिए गए, भारत के अंदर लोकतंत्र आया, नया मतलब सवेरा आया भारत के अंदर, मतलब जो संविधान नया लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो है समानता के और भी अधिकार जोड़े गए, जैसे सामाजिक समानता के लिए भी अधिकार जोड़े गए हैं और उनके लिए आर्थिक क्षेत्र में बहन जी का क्या योगदान कि बहन जी को लोग बोलते हैं कि महापुरुषों के इतिहास को जगाने का काम किया बहन जी ने। देखिए जो अधिकार तो 2 रह गए जी, सामाजिक और मतलब जो आर्थिक अधिकार समानता नहीं आ पाई जी। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जब उनने मतलब संविधान लागू किया उस समय बोला जी कि ये मैं बहुत बड़ा मतलब काम कर रहा हूँ, मैं मतलब बहुत मतलब खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि ये जो अपने वोट का अधिकार अपने लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे जी, अपने लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी स्थिति जो आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर बहुत ही विचित्र है। बिना पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक आधार पर गरीब हैं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर हैं। तो निर्भर लोग जिसके ऊपर निर्भर है, तो उसके लिए जब उसकी मजदूरी करता है पैसे के लिए, तो हो सकता है उस पैसे के लिए वोट भी डाल दे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी बहुत सस्ता हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ पर पैसे वाला जो है अपने फेवर में इस वोट को करवा लेगा, क्योंकि उनकी गरीबी के कारण और उनकी नीची जाति होने के कारण ऊंची जात वाले ले जाएंगे जी, और उनकी गरीबी के कारण अमीर लोग उनका वोट ले जाएंगे जी। इस तरह से वो अपने प्रयोग का जो राजा बनाने का जो उसको सपना देख रहा है जी, वो मतलब उसका बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए जी। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद जोड़े गए हैं, उसमें शिक्षा का समानता, शिक्षा का हर एक के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए जी, कानूनी रूप से सभी समान होना चाहिए, इस तरह से सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। लेकिन विडम्बना की बात ये थी, जब देश आज़ाद हुआ और बहुत समय तक भारत की जो 7 राजनीतिक पार्टियां भारत में थीं, जो राष्ट्रीय पार्टी थी लेवल था, उसमें से एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिस पार्टी का अध्यक्ष जो है दलित समाज में से आने वाला हो, एक का भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई थी, और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। तो सबसे पहला उनका लक्ष्य था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा पूरा जी। तो इसलिए उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा जो खिड़की है, एक तो समानता का, वोट के आधार पर समानता का अधिकार है जी, और वो लोग अपने फेवर में नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कम से कम ये है जो रिजर्वेशन मिला है पूना पैक्ट के तहत, राजनीतिक रिजर्वेशन, जिसमें लोकसभा की सीटें रिजर्व की गई हैं, विधानसभा की सीटें रिजर्व की गई हैं, तो वहाँ किसी भी पार्टी से हो वो उसी जाति का ही, शेड्यूल कास्ट का ही आदमी चुन करके आएगा जी। ऐसे पार्लियामेंट के अंदर आज भी 131 मतलब लोग हैं जी, जो चुन के आते हैं, लेकिन उनसे समाज के लिए कोई लाभ नहीं होता है, समाज के लिए कुछ काम करते ही नहीं, ना आवाज़ उठाते हैं जी। वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं, और जहाँ से रिजर्वेशन ले रहे हैं जिस समाज के नाम पर,
उसके प्रति वफादार नहीं है वो, इसलिए वो यूजलेस है। तो इसलिए उसके लिए काशीराम जी ने कहा कि वो यूजलेस नहीं, यूजफुल हो सकते हैं जी। यूजफुल कैसे हो सकते हैं, जब वो मेरी टिकट से चुन करके जाएं। जी। तो उन्होंने कहा पहले मैं टिकट की खिड़की बनाऊंगा जी, काशीराम साहब ने कहा। काशीराम साहब ने कहा जी। तो टिकट की खिड़की अपनी खोलने के लिए उन्होंने प्रयास किए, जो गैर राजनीतिक जड़ों से मतलब बात शुरू की, और 84 में उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद में फिर उनकी टिकट की खिड़की खुल गई। 89 में आते आते उन्होंने 3 MP और मतलब 13 MLA जीत लिए, और एक मतलब ऐसी पार्टी होगी जिसका वजूद हो गया भारत के अंदर। और देखिए 89 में मतलब खड़ी होती है पार्टी, और मतलब 96 तक आते आते वो राष्ट्रीय पार्टी बना देते हैं। अब मतलब भारत में वह खिड़की खुली राष्ट्रीय क्षेत्र में जी। कि जो दलित की लीडरशिप में कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की हैसियत की तीसरी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी बन गई जी। 1996 में। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा चमत्कार था, और बाबा साहब ने जो दिया था जी। उसके लिए धरातल पर उतारने का काम मान्यवर काशीराम जी ने जी। उसको किया। जी। फिर आगे आपने जो सवाल पूछा जी। बहन जी का मतलब इसमें क्या योगदान है, तो मान्यवर काशीराम के साथ में जब वो कैडर चलाया करते थे जी, उस समय से ही बहन जी उनके साथ जुड़ी हुई थी, और वो चाहते थे कि भारत में दोहरा मतलब जो है उत्पीड़न होता है। एक तरफ तो दलित के नाम पर उत्पीड़न होता है जी, एक महिला के साथ जो उत्पीड़न होता है ये बहुत ही मतलब हृदय विदारक है जी। उनके जब बलात्कार की खबरें अखबारों में छपती हैं जी। तो काशीराम जी जो रात भर सोते नहीं थे जब पढ़ते थे जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी समाज की महिला जी, जो सबसे निचले पायदान से मतलब आ रही है झुग्गी झोंपड़ी से जी, तो वो महिला अगर नेतृत्व करेगी इसका महिलाओं का जी, तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी महिला के ऊपर कोई उंगली उठा कर नहीं देख सकता है जी। इसलिए उनका यह सपना था जी, कि मैं ऐसी महिला को निकालूं मतलब एक उसके अंदर एक कर्मठता भी हो और उसके अंदर एक विजन भी हो कि मुझे ये करके दिखाना है। जी। तो उसके लिए उन्होंने तैयार किया, उनके लिए काफ़ी समय से उनके घर गए और एकदम उनसे उनके पिताजी से उनको मांगा जी। और एक तैयार किया, उनके अंदर कुछ देखा उन्होंने जज्बा। जी। तो तैयार करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें IAS क्या होते हैं मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक सपना दिखाया कि IAS भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और ये हुआ। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब उसको तैयार करने के बाद में फिर उन्होंने पार्टी में उनके लिए प्रैक्टिकल काम कर, जैसे मर्द काम करते हैं उसी तरह से उनको काम किया, लेकिन एक चौके मैं तो काम किया हूँ उधर। तो टारगेट जो सबसे बड़ा टारगेट होता था पैसे का टारगेट जी। तो सारे नेताओं को देते थे, अलग अलग प्रभारी बनाए जाते थे, उसमें बहन जी भी बराबरी पर थी। तो बहन जी को जो टारगेट दिया जाता था वो उसको बहुत जल्दी और बहुत बढ़ चढ़ करके पूरा कर देती थी, एक मर्द नहीं कर पाता था। अच्छा। और एक महिला मतलब अपना टारगेट पूरा करती थी तो वो उनसे खुश होते थे जी। और फिर वो जिधर भी अगर अनुशासन में नहीं रह रहे हैं लोग जिस स्टेट में जी, जहाँ पर बहन जी को लगा दिया गया तो वहाँ अनुशासन में हो जाते थे जी। दिल्ली में उन्होंने ये बोला कि दिल्ली अब मेरे कब्जे से में नहीं आएगी जी। दिल्ली वाले बहुत बदमाश हैं जी, क्योंकि ये बाबा साहब के कब्जे में नहीं आए तो मेरे कब्जे में कैसे आ सकते हैं जी। तो कह रहे नंद नगरी में जब मीटिंग हुई उनकी जी, तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि आज से मैं दिल्ली का जो इंचार्ज जो है मैं मायावती को बना देता हूँ। अच्छा। तो तुम उसके कब्जे में आओगे। बड़ी जटिल समस्या, बड़ी जटिल समस्या थी। दिल्ली वाले काशीराम साहब नहीं जोड़ पा रहे थे और बहन जी को दिया जिम्मेदारी तब तुम कब्जे में आओगे। तो उन्होंने जैसे ही बहन जी को मतलब दिया जिम्मेदारी जी और फिर उन्होंने मतलब तैयारी शुरू की जी और हमें भी मौका मिला 2001 में 2001-3 तक हाँ यहाँ दिल्ली में काम करने का। धर्मवीर अशोक जी यहाँ के प्रभारी होते थे, मैं बामसेफ का मतलब था जी और VVF में ये इनको बनाया था मेधांकर को, ये भी नया मतलब लड़के थे उस समय। तो इस तरह से हमने सारी टीम बना करके दिल्ली में एक ग्रास रूट लेवल पर तैयार किया जी और जो 1% भी वोट नहीं आ पाता था तो बहन जी के निर्देशन में यहाँ पर वोट जो हमने 6% से थोड़ा कम रह गया था जी 6% तक पहुँचा दिया, 6 पर रिकॉग्निशन हो जाता जी। लेकिन उस समय 40 सीटें हमें लड़ने को मिली, पूरी सीटें नहीं मिली 70 की 70 जी। अगर 70 मिल जाती तो हम 6 के ऊपर पहुँच जाते जी। तो लेकिन फिर भी हम 6 तक पहुँचे जी और 14 में आते आते जो है वो बोर्ड जो है 14 से ऊपर पहुंच गया जी। वो उसमें 2008 में आते आते 14% से ऊपर पहुंच गया, 2 MLA जीते भी और 7 सेकंड नंबर पे रहे जी। तो इस तरह का जो ग्राफ है दिल्ली का वो उसको बहन जी ने उन्होंने बहन जी की योग्यता को आंका जी और वो दिया
और उन्होंने इसी तरह से उत्तर प्रदेश को मतलब उनके लिए सौंप दिया। उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से तैयार करना है। हालांकि उनके समय में काशीराम जी का मध्य प्रदेश तैयार था, छत्तीसगढ़ तैयार था, जम्मू कश्मीर तैयार था, पंजाब तैयार था, उस पर फोकस कम हुआ, वहाँ के लोग मतलब थोड़ा सा अलग कट गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को उन्होंने उसके बदले में ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो उनकी जो सजाती मतलब लोग हैं वो एकजुट हो गए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जी। और जो सजाती लोग हैं बहन जी के, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो मतलब उसमें से जो पूरा वोटर है उत्तर प्रदेश का, उसमें से अकेले उनकी सजाती वोट जो 13% है जी। ये 1931 की जनगणना में, और आज भी मतलब उनका जो है जी। तो ये जब उनको इकट्ठा किया, वो इकट्ठे नहीं थे, पिटते रहते थे जी, लड़ते रहते थे जी। जातियों के नाम पे जातियों में जातियां बना करके, लेकिन सबको उनको एकजुट किया, संगठित किया, और वो बहुजन समाज के नाम पे इकट्ठे हुए सब लोग जी। और बहुजन समाज में ओबीसी के लोग भी इकट्ठे हुए, और दलित भी, तमाम धर्म जाति के लोगों को जोड़ने का काम करा था। लेकिन मैं सवाल पे फिर दोबारा आता हूँ कि बहन जी ने जो है वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कैसे पूरा कर रहे हैं, मतलब क्या योगदान है उनका इस मिशन मूवमेंट को पूरा करने के लिए बहन जी का? देखिए, फिर वहीं उसी बात पर आ जाते हैं हम कि बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेंगे पूरा जी। और काशीराम ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो बहन जी को बनाया, तो मिशन तो पूरा करना ही था उनके लिए जी। सबसे पहले जब पहली बार सरकार बनी उनकी जी, तो वो चाहती थी कि काशीराम जी चाहते थे जी कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जिस तरीके से पहले 2 पार्टियां होती थी, ए टीम और बी टीम जी, मतलब एक हारती थी और दूसरी जीतती थी जी। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई नंबर नहीं था, न जीतने में न हारने में। बिल्कुल। हमारा नंबर ताली बजाने वाला में था। जब एक जीत जाती थी तो उसकी ताली बजाते थे, दूसरी हार जाती थी तो नाखुश हो जाते थे। हमारा कोई रोल नहीं, सकारात्मक रोल नहीं था जी। लेकिन काशीराम चाहते थे कि इसमें शूद्रों का सकारात्मक रोल है उत्तर प्रदेश में जी, क्योंकि शूद्रों की बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर जी। तो इसलिए उन्होंने शूद्रों की उन्होंने कहा कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए जी, एक नहीं, एक ए टीम होनी चाहिए, एक बी टीम होनी चाहिए। अगर ए टीम पीटती है तो बी टीम अगर हारती है वो भी शूद्रों की हो जी, और बी टीम ए टीम को पीटती है तो फिर मतलब बी टीम ए पे आया वो भी शूद्रों की हो। मतलब कुल मिला के शासन जो उत्तर प्रदेश का शूद्रों के हाथों में ही रहना चाहिए। इसलिए जिनके मुलायम सिंह जी के साथ में जिन्होंने समझौता किया 1993 में, उन्हीं को अपना विरोधी बना दिया 1995 में जी। और विरोधी के रूप में खड़े हो गए जी। और बहन जी जो है फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बनी जी। तो दलित भी और पिछड़े भी दोनों ही नेतृत्व में आ गए, दोनों को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, मुख्यमंत्री बनाया। और जो ब्यूरोक्रेट थे हमारे, ब्यूरोक्रेट को कोई मौका नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे काशीराम साहब का हाथ है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं जी। तो और ब्यूरोक्रेसी वो कहते थे कि क्या नाम है, वोट से लेंगे सीएम पीएम, और आरक्षण से लेंगे डीएम। तो जो डीएम थे वो कोई बनता ही नहीं था, रूल कांग्रेस का होता था। तो डीएम जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो कोई निगम का बना दिया, कोई इधर उधर मतलब डाल दिया, क्लरिकल में लगा देते थे। कोई जो डीएम की जो मेन पोस्ट होती है, छोटा मतलब मुख्यमंत्री होता है जिले का, उसको डीएम को पावर होती है प्रशासन में, क्योंकि असली प्रशासन जो शासन करता है प्रशासन से ही होता है। प्रशासन अगर सपोर्ट में नहीं आएगा मुख्यमंत्री में तो मुख्यमंत्री सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब इसके 3 तरह की लॉबी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, काशीराम साहब बताते थे 3 लॉबी थी। नंबर 1 पे जो लॉबी थी ब्यूरोक्रेसी में वो ब्राह्मणों की थी जी। नंबर 2 पे जो लॉबी थी वो चमारों की थी जी। और नंबर 3 पे जो लॉबी थी वो कास्टों की थी जी। तो तीनों लॉबियाँ जो काम करती थी उसके अंदर, और कोई बैकवर्ड का तो था ही नहीं कोई। तो उनको मुख्यमंत्री को मतलब जब मुलायम सिंह बनाए गए तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो चमारों की काम करेगी उसके साथ साथ, यादव जो मुख्यमंत्री रहेगा लेकिन चमार जो डीएम रहेंगे तो मुख्यमंत्री सफल हो जाएगा। क्योंकि पहली बार भी मुलायम सिंह बने थे, सफल नहीं होने दिया था, उनको वापस भगा दिया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ब्यूरोक्रेसी उनके साथ में नहीं होगी तब तक सफल नहीं हो सकते। तो उन्होंने उनको सफल बनाया, और सफल बनाने के बाद में फिर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो माता प्रसाद जी थे जी, सबसे सीनियर लेवल के ऑफिसर थे, उनको यहाँ से उठा करके सेंटर से उनको चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बनाया गया जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब, क्योंकि वो विरोधी रहे थे उनके जी, काशीराम जी के, लेकिन मैं लाऊंगा कहाँ से, मेरा विरोधी हो लेकिन कम से कम अपने समाज का है तो इसको मतलब बनाऊंगा। तो लोग कहते हैं समाज को मौका नहीं मिला, तो उन लोगों को भी मौका मिला जो काशीराम जी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे जी।
ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भी वो आगे ला करके उन्होंने बिठाया। जी। अभी आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था और उस वीडियो में आपने कहा था कि 2027 के अंदर जो है वो बहन जी की सरकार बन रही है। तो किस आंकड़ों से, किन जो अनुमान आपने लगाए हैं, क्योंकि आपको चाणक्य भी कहा जाता है और बहुजनों के आप लगातार हितैषी भी रहे हैं, तो कौन सा वो ग्रास रूट है जिससे आप बनते हुए देख रहे हैं 2027 के अंदर बीएसपी की सरकार? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 17 तक जी और 1993 से थोड़े समय के लिए मतलब ये बीजेपी की मिलीजुली सरकारें आई जी, लेकिन लगातार उसमें जो रोल रहा जी, या तो समाजवादी पार्टी का रहा या मतलब जो बहुजन समाज पार्टी का रहा। जी, 15 साल एक छत्र राज हुआ। जी, उसके बाद में जो वोटर थे जो राज करते रहे थे उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ब्राह्मणों का जो वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर वो 9% है और चमारों का जो वोट है अकेला 13% है जी, और यादवों का जो वोट है अहीरों का वो 8% है। तो ये तीनों का जो वोट है, जो मेन मतलब जो राजनीतिक अकेली सिंगल मतलब जो लार्जेस्ट पार्टियां वो जातियां हैं वोट वाली, वो 3 जातियां हैं जी। तो तीनों जातियां मतलब जो है यहाँ पर रूल करती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मेनली। तो उनको मतलब डाउन करने के लिए उनकी राजनीति को जी, कांग्रेस के जो लॉबी थी उन्होंने एक प्लान बनाया, गैर यादव, गैर जाटव जी, और मतलब गैर ब्राह्मण जी, इनको मतलब जो है सत्ता में लाओ। मतलब सत्ता में ब्राह्मण नहीं आना चाहिए, जाटव नहीं आने चाहिए, यादव नहीं आना चाहिए जी, और किसी को ले आओ। इसके ऊपर बीजेपी ने वर्कआउट किया जी, क्योंकि उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की तरफ मोड़ दिया। ओबीसी बड़े संख्या में बीएसपी के साथ आ गए थे। जी बिल्कुल। जो निचली जातियां थी ओबीसी की, वो बीएसपी के साथ थी जी, और जिनका जो चरित्र है, चाल है, वो अनुसूचित जातियों की तरह लगभग है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अनुसूचित जातियों में उनसे ज़्यादा है। लीडरशिप है उनके अंदर, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है और ब्यूरोक्रेटिक रूप से भी सक्षम है जी। तो वो काफ़ी ताकतवर हो चुकी है जी। तो उस जाति को मतलब उनका सपोर्ट मिलने से आए। और मुसलमानों का वोट जो उत्तर प्रदेश में 20% है जी। तो 20% वोट जिसके साथ में चला जाता है तो वो तो वहाँ का राजा बनना ही बनना है। बिल्कुल। और उसके पास बेस वोट जो है उसकी अपनी कम्युनिटी का, और जो छोटी जातियाँ हैं वो अगर उनके साथ में आ जाती हैं तो सत्ता उसी की आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, सीधा सीधा गणित है जी। अब ये केमिस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है जी। किस तरीके तो इसमें केमिस्ट्री जो डाली बीजेपी ने वो राम की केमिस्ट्री को डाला जी, क्योंकि राम के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे जी। आपने देखा होगा जिधर भी गांव में जाते हैं तो नमस्ते तो बहुत कम लोग करते हैं, राम राम जोहार भी बहुत कम लोग करते हैं। जो निचले तबके के लोग हैं वो सब साहब बड़े प्यार से करते हैं राम राम साहब, किसी भी जाति का हो राम राम साहब, राम राम साहब। तो राम को मतलब हमने देखा कि एक कण में बसा हुआ है राम। हाँ। तो राम को मतलब उभारा जाए तो जो निचली जातियां हैं जे काशी राम के हो सकता है, काशी के साथ में राम लगा हुआ है इसलिए राम के साथ जुड़ गई है तो अगर हम असली राम को पत्थर के राम को प्रस्तुत कर देंगे जी, तो जो काशी का राम है ये छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। हाँ। ठीक बात है। तो काशी के राम से आपको पता होगा ये बड़ा वायरल हुआ था स्टिकर, हम ही लोगों ने बनाया था जी, क्योंकि जब राम का आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में तो एक छोटा सा स्टिकर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में नवभारत टाइम्स को मिला जी, और उन्होंने अपने पेपर में छापा। उस पर लिखा हुआ था राम नहीं काशी राम चाहिए, राम नहीं काशी राम चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए जी। उन्होंने कहा सत्ता और सम्मान अगर निकलना है तो इस पत्थर के राम में से नहीं निकलेगा, ये जीते जागते राम जो काशी का राम है इसमें से निकलेगा। बिल्कुल। तो वो सब जातियां जो राम के नाम पर काशी राम के साथ जुड़ गई तो काशी राम थोड़ा शिथिल पड़ते चले गए और उधर राम को पत्थर के राम को बना करके उन्होंने उभारा और उभार करके उन्होंने मतलब जो है जो 15 साल से लगातार जो शूद्रों की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी उसको परास्त करके बीजेपी की राजनीति को वहाँ पे लाया गया, क्योंकि वो सब उनके सहयोग से ही बीएसपी ने काफ़ी दिनों तक राज किया उत्तर प्रदेश में। तो उनके लोग उनके साथ में एसोसिएट हो गए थे, कोरिलेट हो गए थे। आपने देखा होगा ज़्यादातर बीएसपी से गए हुए लोग, उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के अंदर जी ब्राह्मण समाज के, और उसके साथ में मंत्री बहुत सारे हैं जी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनको कास्ट पॉलिटिक्स से, क्योंकि काशीराम जी ने ही बताया था कि भारत की राजनीति में कोई धार्मिक वगैरह कुछ भी नहीं है, धार्मिक आधार पर आप भारत की राजनीति को ऑपरेट नहीं कर सकते जी।
और इसको ऑपरेट कौन कर सकता है भारत की राजनीति को? कास्ट ऑपरेटर, जो कास्ट को ऑपरेट करना जानता है जी, वही भारत की राजनीति को चला सकता है, उसका संचालक बन सकता है। तो उन्होंने अध्ययन किया कि इसकी राजनीति को, भारत की राजनीति को ब्राह्मण ही क्यों चलाता है पूरे देश के अंदर? जी, क्योंकि ब्राह्मण ने ही जातियाँ बनाई हैं जी, और ब्राह्मण ही मतलब उनके गोत्र भी बनाते हैं, ब्राह्मण ही उनके शादी ब्याह भी कराते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उस जातियों के नाम पे उनका जो ऑपरेटर है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की बात मानी जाती है समाज में। जी, इसलिए अगर वो राजनीति में अगर वो नेतृत्व प्रदान करेंगे जी, तो वहाँ भी उनकी बात को मानेंगे। बिल्कुल। तो इस ब्राह्मण राजनीति से मुकाबला करने के लिए, जी, और ब्राह्मण अकेला कुछ नहीं कर सकता, ब्राह्मण मतलब पर्दे के पीछे रहते हैं, उन्होंने हिंदू को आगे किया कि हिंदू की राजनीति के नाम पे जी, ब्राह्मण नेतृत्व करते हैं, जी, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। ये नहीं है खाली वो नेतृत्व उसी में बीजेपी में कर रहे हैं, बीजेपी में कर रहे हैं, वो कांग्रेस में भी करते रहे थे, सब जगह करते हाँ हैं। करते रहे। तो जो दो मोर्चे पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ती थी वो इकट्ठे हो गए, एक मोर्चे पर हो गए। और जो शूद्रों की राजनीति थी वो दो मोर्चे पे ऐसी की ऐसी खड़ी रही, ठीक बात, एक तरफ मतलब मुलायम सिंह के नेतृत्व में और दूसरी तरफ बहन जी के नेतृत्व में। तो दो पार्टियां जो खड़ी रहीं उसमें मतलब जो तीसरा जो कांग्रेस और बीजेपी थी जी, वो आमने सामने तो मिले नहीं, जी, लेकिन अंदरूनी उनको वोटर मिल गया। बिल्कुल। तो वोटर मिलने के कारण ये दोनों राजनीति को परास्त कर दिया, शूद्रों की राजनीति को जी, परास्त कर दिया हिंदू राजनीति के नाम पर। जी, तो इस बात को समझना पड़ेगा। जी, अब जो राजनीति चल रही है, जी, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का, जी, उस इलेक्शन के अंदर इस जो मिथक था इसको तोड़ दिया गया। इसमें जो हिंदुत्व की राजनीति थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो मतलब परास्त हुई। परास्त हुई है। और जो जब परास्त हुई, बहन जी भी मतलब अलग अपना कैंडिडेट खड़े कर रही हैं सारी सीटों पर, और मतलब अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी से सारे जगह खड़े किए। जी, लेकिन उसमें अखिलेश यादव को जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई तो उनको कितना वोट परसेंट मिला? 29%। 29%। बहन जी ने जब सरकार बनाई 2007 में तो उनको कितना वोट परसेंट मिला? 30%। लेकिन अब जो अखिलेश यादव को वोट मिला है वो 30 और 29 से दोनों से ज़्यादा है। जी, वो उनका वोट 37 तक पहुंच रहा है, 37%। जी, जो मतलब ना तो मुलायम सिंह यादव के समय में उनको मिला कभी, जी, ना अखिलेश जी को अपने समय में मिला, लेकिन आपने ना बहन जी को मिला। लेकिन आपने जो मोहर लगाई है वो 2027 के लिए जो लगाई है वो कैसे तो लगी? वो मैं वही बताने जा रहा जी। हूँ, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि वोट है कहाँ। वोट है कहाँ पे? हाँ, तो वोट का जो खाता है, जी, पैसा तो हमारे पास उतना ही है, जी, लेकिन कौन सी बैंक में जा रहा है ये तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस बैंक में से खींच करके इधर की बैंक में लाना है, इस बैंक में उतर जाए, तो वो ग्राहकों के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात। कि इस पैसे को कौन सी बैंक में, कौन सी बैंक तो में? उसे रखा है कहाँ पे मेरा सिक्योर है, हाँ। पैसा उधर ले जाएगा वो। जी, तो वोट तो वही है। तो अब मतलब जो है इससे ऊब गए, इस चीज़ से ओके, ऊब गए। मतलब जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उसमें क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जी, दलितों के ऊपर बहुत तेजी से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जी, ओबीसी के ऊपर बहुत तेजी से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जी, बेरोजगारी बहुत तेजी से मतलब बढ़ रही है। तो और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके घरों पे भी बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, उनको मतलब काफ़ी वो दुखी, लिंचिंग भी हो रही है। अब तो दलितों की लिंचिंग हो रही है जैसे मुसलमानों की होती है। तो ये रोज़ मतलब घटनाएं हो रही हैं। उससे ये तो निश्चित हो रहा है कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी में से ही किसी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। अब बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती 2027 में जी, ये तो मतलब जनता के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जी, अब सवाल ये है कि समाजवादी को लोग बनाना चाहते हैं जी, या मतलब जो है बीएसपी के बनाना चाहते हैं। जी, क्योंकि समाजवादी की सरकार बन रही है। जी, क्योंकि 2024 के आंकड़े जो हैं, डेटा अगर आप उठा के देख लो 2024 का जी, लोकसभा का, जी, तो सबसे ज्यादा सीटें किसकी जीती हैं? समाजवादी की जीती हैं। हाँ, उसके बाद में बीजेपी की जीती हैं। हाँ, और मतलब उसकी तो एक भी नहीं जीती जी, बीएसपी की। तो सवाल ये करें कि जिसकी एक भी नहीं जीती है वो कैसे आ जाएगी सब सत्ता में? लेकिन उसके पास में वोट जो है उसका वोट अभी इनटेक है। जी, मुसलमानों के ऊपर सारा दारोमदार है। उत्तर प्रदेश के दलित मुस्लिम हो जाते हैं। 20% मुसलमान उधर से हट जाता है। जी, वो जान रहे हैं कि मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे वो। जी, और उनका जो रुझान है, पीडीए का नारा है बिल्कुल खोखला है उनका, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जी, तो उनका रुझान जो है एक तो शेयर देने वाली बात है, जी, राजनीति में शेयर देना। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं, जैसे उनके नेता जेल में जा रहा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो उनके ऊपर तो कोई बोल ही नहीं रहा करके। बिल्कुल। तो जब उनके ऊपर नहीं बोल रहा, उसकी तो उन्हें कोई चिंता नहीं है समाजवादी को। लेकिन चिंता किसकी है?
रामजी लाल सुमन की। जी। रामजी लाल सुमन को क्रिएट किया गया मुद्दा कि दलित का मुद्दा क्रिएट कराया जाए और दलित वर्सेस जो है ठाकुर खड़ा कर दिया जाए। तो ठाकुर जो है सजाती हैं जी योगी आदित्यनाथ के जी, और दलित वो हैं जो मतलब सरकार का भागीदार बनने वाला है, दारोमदार है जी। तो उसको मतलब हटाने के लिए उसके दलित के वोट को उसी जाति का किया गया जिसकी बहन जी जिस जाति की उसी रामजी लाल सुमन है जी। तो उसको इसलिए खड़ा कर दिया उनके बराबरी पे क्योंकि ये वोट जो है वहाँ से कट करके इधर शिफ्ट हो जाए जो रह गया है वो जी। तो इस बात को मतलब जो है ये जो वोटर है बहन जी का वो कैडराइज भी है, जागरूक भी है जी। वो जल्दी शिफ्ट नहीं होता है जी। तो वो समझ गया बहुत जल्दी से। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो आपको उसके लगता है ऊपर कि तो ऐसा रामजी लाल सुमन जैसा एक्शन नहीं किया कभी भी। बिल्कुल। इनके क्या नाम है आजम खान के घर तो नहीं गए जैसे रामजी लाल के गले मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुसलमान नहीं समझ रहे इस चीज को। जी। तो क्या मुसलमान ये 2027 के अंदर निर्णय ले सकता है जी कि भाई क्यों ना बहन जी को ही मतलब मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनाया जाए क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। हाँ। उनको बुलडोजर से मुक्ति की जरूरत है। हाँ। दलितों के लिए जो एट्रोसिटीज हो रही है, लिंचिंग हो रही है, इनसे मुक्ति की जरूरत है। जी। क्या अब इसमें सवाल वोटर को ये सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव या बहन जी हाँ। कौन इससे मुक्ति दिला सकते हैं। जी। उनके शासन को याद किया जाता है हाँ। और अखिलेश यादव के प्रशासन को भी याद किया जाता है। दोनों में आप कंपेयर करेंगे लोग। जी। इसमें क्या होगा जो अपर कास्ट का वोटर है हाँ। जिसमें ब्राह्मण का भी 9% वोट है हाँ। उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। जी। वो देखेगा अगर बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है हाँ। तो वो बहन जी के साथ निश्चित रूप से शिफ्ट होगा। जी। मतलब ये इस आधार पे मैंने बोला कि भाई बीएसपी की सरकार 2027 में बन सकती है। जी। एक बड़ा सिंपल सा सवाल रहेगा आपके, बीएसपी की ऐसी कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जिनको टच करते ही वो बीएसपी और ज़्यादा ताकत में आ जाती है? जी बहुत अच्छा सवाल है जी। और निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि विदाउट नॉन पॉलिटिकल रूट वी कैन नॉट गेट द पॉलिटिकल फ्रूट। जी। बिना गैर राजनीतिक जड़ों के जी। हम राजनीतिक फल प्राप्त नहीं कर सकते। जी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपनी फोर्स बनाई पॉलिटिकल फोर्स, उससे पहले उनकी बहस की हितकारी सभा थी, महार प्रसिद्ध थी। उन्होंने मतलब जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, मजदूरों का एक अलग संगठन था। जी। तो वो मतलब उसको करते गए, साथ ही साथ उनके पेपर भी चलते थे, जनता है, समता है, बहिष्कृत भारत है और प्रबुद्ध भारत है, ये पेपर भी उनके चलते थे। मीडिया भी जरूरी होता है और गैर राजनीतिक जड़ें भी जरूरी होती हैं समाज के अंदर अपनी बात को पहुंचाने के लिए। जी। तो वो लगातार उन्होंने कहा तो उन्होंने बीआरसी बनाई। जी। बीआरसी का मतलब था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। जी। तो बीआरसी को काशीराम जी ने आधार बनाया। जी। बीआरसी को ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जी। उनकी जो किताब है मान्यवर काशीराम जी की चमचा एज, जी, उस किताब में बाकायदा उसका जिक्र किया हुआ है। जी। बीआरसी का। तो बीआरसी क्या काम करती है? जी। जो आपने नॉन पॉलिटिकल रूट की बात करी। जी। बीआरसी का मतलब है कि बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का, कि जो बुद्धिस्ट में जैसे आपने शुरुआत में इंट्रोडक्शन बोला अशोक के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के जब हम बात करते हैं तो वहाँ बुद्धिस्ट की बात होती है। किस तरह से उसने अपने बच्चों को भी राजकाज से हटा करके उसने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा। जी। और आज जो जिंदा है बुद्धिज्म वो विदेशों में जिंदा है, भारत से लुप्त हो गया। बिल्कुल। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जो सिंबल ऑफ द नॉलेज के प्रश्न आएगा तो उसके लिए जो है बीआरसी का सपना, बीआरसी का सपना मतलब सम्राट अशोक का सपना, सपने का भारत। तो काशीराम जी से इंटरव्यू में कई बार पूछा पत्रकारों ने कैसा भारत चाहते हैं, कह रहे अशोक का भारत चाहता हूँ, अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ, जो बाबा साहब की बहुत बड़ी उम्मीद थी। तो उसके लिए उन्होंने फिर प्रयास किया कि सत्ता जो मिलती है राजा के लिए नहीं मिलती, इस समय सत्ता राजनीतिक पार्टी के लिए मिलेगी। और राजनीतिक पार्टी जितनी ताकतवर होगी, जितना वोट का मालिक होगा, वो सत्ता का मालिक हो जाएगा। तो उन्होंने फोकस जो किया संगठन पे किया। और संगठन कहीं अपने दिमाग में नहीं था उनके, वो उनके गुरु ने बताया बाबा साहब ने कि संगठित हो। संगठित होने का मतलब है जातियों को जमात में बदलना, हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास। जो कास्टों को क्लास में बदल लेगा वो देश का शासक बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं बीजेपी वाले, जो हिंदू की बनी बनाई जातियां हैं उनको मतलब जो है हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मण के नेतृत्व में
जो छोटी जातियां हैं हिंदू के राम के नाम जी। पे, उनको इकट्ठा करते हैं जी। और उससे मतलब लेते हैं। उनके पास में कौन था? अब सवाल उन्होंने काशीराम जी ने कहा, तुम कितने हिंदू वाले हो, तुम्हारे राम राम कहने वाले तुम्हारे पास कितने लोग हैं? बिल्कुल। तुम्हारे पास तो 15% लोग हैं और मेरे पास राम राम कहने वाले लोग जो है 85%। 85% है। तो बहुजन समाज में हिंदू ज्यादा है उसमें, बहुजन समाज में जिनको हिंदू बोलते हैं तथाकथित, जी। वही तो है बहुजन समाज में। बिल्कुल। तो जो बुद्धिज्म से ही निकला है हिंदू, जो मूर्ति पहली बनी भारत में वो राम की मूर्ति नहीं बनी, जी। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मिलिंद के समय में पहली मूर्ति जो बनी भगवान बुद्ध की बनी थी। अशोक के समय में तो मूर्ति कोई थी नहीं, जी। वो स्तूप बनाया करते थे। जी। अशोक के समय तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी। जो महायान शाखा है उन्होंने पहली बुद्ध की मूर्ति बनाई, जी। और वो मिलिंद के समय में बनी, जो मथुरा शैली की मूर्तियां हैं। तो यहाँ से मूर्ति होते और यहाँ से मूर्ति चोरी होकर के फिर मतलब उसको हिंदू धर्म बना दिया। जी। ये कोई नया हिंदू धर्म नहीं है, आया उसकी जड़ कहाँ पर है? सनातन। ये बुद्ध में ही तो सनातन है, जी। तो वहां से आया है। जी। इस चीज को धीरे धीरे करके लोग सीख रहे हैं। तो नेतृत्व किसके हाथ में आना चाहिए? जी। कौन से गुरु के हाथ में आना चाहिए? पुराने गुरु के हाथ में आना चाहिए कि नए गुरु के हाथ में आइए? ब्राह्मण जो नए गुरु हैं, हाँ। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हाँ। ये पुराने गुरु हैं। हाँ। जो पुराने गुरु थे, हाँ। आज उनको अछूतों के रूप में देखा जाता है। जी। जो नए गुरु हैं उनको ब्राह्मणों के रूप में देखा जाता है। जी। तो जो पुराने गुरु हैं उनको दलित बोला जाता है, जी। और जो नए गुरु हैं उनको दरिद्र बोला जाता है। जी। ये दरिद्र नारायण है। जी। ब्राह्मण को दरिद्र नारायण बोला जाता है, और पुराने गुरुओं को जो बुद्धिस्ट थे उनको दलित नारायण बोला जाता है। जी। एक दलित नारायण है, हाँ। एक मतलब जो दरिद्र नारायण है। जी। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि जो भविष्य की राजनीति है या भविष्य की जो राजनीति होने वाली है वो किन मुद्दों पे हो रही है? जिस तरीके से आप राम की बात कर रहे हैं, कभी काशीराम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो जो भविष्य की राजनीति है वो किन मुद्दों पर होने वाली है? बुद्ध पे, हिंदू मुस्लिम पे, बहुजनों पे, क्या आधार रहेगा भविष्य की राजनीति का? देखिए, जाति से जमात में बदलने का जो प्रोसेस है, इसी को राजनीति बोलते हैं। जी। लोकतंत्र में। जी। लोकतंत्र में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास ज़्यादा वोट होता है। जी। और ज़्यादा वोट कैसे आएगा? उसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं, उसके लिए तो गणित लगाते हैं, जी। एक केमिस्ट्री लगाते हैं। जी। अभी आपने देखा होगा कि जो मंडल कमीशन जब आया, जी, तो जातियों का उबाल आया, जी, और भारत की जो जमी जमाई राजनीतिक पार्टियां थी वो उखड़ गई। कांग्रेस कब से खत्म हुई है? 90 से ही खत्म होना शुरू हुई है। और बीएसपी कब से वजूद में आई है? तभी से, 89 से आई है। अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये क्यों आई? क्योंकि कास्टों का जिनको दबाया जाता था, शोषण किया जाता, जातियों का शोषण किया जाता था, वो जातियां मतलब राजनीति की तरफ बढ़ने लगी, वो अपना इकट्ठ बनाने लगी, जमात की तरफ कन्वर्ट होने लगी, और कई स्टेट में सत्ता मतलब उनके पास आज भी है जी। और भारत की सत्ता अगर आती है जी, तो भारत में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ओबीसी की है ना दलितों की है, जो केंद्र की सत्ता प्राप्त कर ले जी। अगर केंद्र की सत्ता कोई बहुजन पार्टी की ऐसी है जो सत्ता प्राप्त कर सकती है, केंद्र बिंदु बन सकती है, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर सकती है जी, सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि वो तीसरे नंबर की भारत की राष्ट्रीय पार्टी है जी। तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण वो छोटी छोटी जो पार्टी हैं, चाहे शूद्रों की हों, दलितों की हों या ओबीसी की हों, ये सारी निश्चित रूप से मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ही मतलब इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि जब उनको राजनीति मतलब खड़ी होगी, ये जिस तरह से ध्रुवीकरण जो होगा, तो इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए वो नए नए मुद्दे मतलब तलाशते हैं कि इस ध्रुवीकरण को रोका जाए और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से पहले स्टेट में रोका जाए। अगर मान लो उत्तर प्रदेश में बार बार यही बोलते हैं कि सत्ता जो है लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाती है जी, यानी जिसका उत्तर प्रदेश में शासन होता है जी, अगली बार उसका जो है केंद्र में सत्ता अपने आप आ जाती है जी। आपने देखा होगा मोदी जी जो है गुजरात में थे जी, गुजरात को छोड़ करके उनने देखा कि उत्तर प्रदेश से सत्ता जाती है, तो उनको बनारस चुनना पड़ा जी, और बनारस को उन्होंने अपने कार्यस्थली बनाया जी, और फिर यहाँ से मतलब दिल्ली तक आए जी। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो जाति का गढ़ है जातियों का जी, और जहाँ से जाति की राजनीति मतलब सक्रिय है वो बिहार में है जी, और उत्तर प्रदेश में है जी। तो बिहार का इलेक्शन 25 में होना है जी, उत्तर प्रदेश का 27 में होना है जी, और अगर ये हाथ से गए तो सत्ता आगे वाली गई हाथ से बिल्कुल। तो ये इसमें ये है कि जो वोट तो मोदी जी ओबीसी का लेते हैं, और ओबीसी खुद भी मतलब बन गए हैं जी, लेकिन जाति की जनगणना की यहाँ बात आती है वो नहीं कराते,
और जबकि बहन जी बार बार कहती है जाति जनगणना होनी चाहिए, अखिलेश भी कहते हैं होनी चाहिए जी। अब राहुल गांधी जिन्होंने जाति जनगणना हमेशा से रोकती आई है उनकी पार्टी जी, नेहरू के समय से, वो भी बोल रही है। वो अब जो इसको मुद्दा बना रहे हैं कि ये होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी वोट चाहिए दलितों का, उनको ओबीसी का भी वोट चाहिए। अब मोदी ने देखा कि भाई अब तो हम लंगड़े हैं। आपने देखा होगा जब जब तगड़ी सरकारें बनी हैं तो ओबीसी को नुकसान हुआ है बिल्कुल। अब जब जब तक लंगड़ी बनी है तब तक ओबीसी को फायदा हुआ। देवगौड़ा की सरकार बनी जी, तो उस समय जाति जनगणना की पास हो गया था मुद्दा, लेकिन बाद में वाजपेयी ने डाउन कर दिया जी। जब मतलब इनकी जनता दल की सरकार बनी, मंडल कमीशन बिठा। जब दोबारा से बीपी सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ। तो जब जब मतलब लंगड़ी सरकार बनी है तब तक ओबीसी को और दलितों को फायदा हुआ है। बाबा साहब को मतलब भारत रत्न मिला जी, बुद्धिस्ट को शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में डाला गया जी। तो ये जो चीज़ें जो परिवर्तन हुए हैं जी, वो मतलब जो है जब हुए हैं जब जातियों की राजनीति को धर्म की राजनीति से हटके मतलब महत्व दिया गया है जी। तो मोदी जी खुद धर्म की राजनीति से हट रहे हैं जी, क्योंकि उन्होंने अभी कल की तो बात है, कल कितना था 30 अप्रैल जी, 30 अप्रैल तो कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है बिल्कुल। 30 अप्रैल जो अम्बेडकर मंथ है उसका लास्ट डे है, और उसको अम्बेडकर का लास्ट डे को मतलब ने चुना, जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। इतने दिनों से जो पेंडिंग था, कब से पेंडिंग है, 1921 में होनी चाहिए थी, जो सॉरी 2021 में जी। 2021 से चलते चलते उन्होंने मतलब 19 का शासन कर लिया जी। अब इसमें मतलब उनको अब देख रहे हैं कि भाई अब तो हम लंगड़े हैं, इधर इनका सपोर्ट है जिन्होंने खुद जाति जनगणना करा चुके हैं, नीतीश कुमार जी। दूसरा आप जानते ही हैं वो किसके वोट से चलते हैं, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल, वो मुसलमानों के वोट से, दलितों के वोट से जीतते हैं बिल्कुल। तो अगर वो अभी भी खुद ओबीसी के हैं वो तो वो नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि वो सपोर्ट वापस ले लें बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे समय में उन्होंने 30 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर को टारगेट बनाने के लिए जो अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ जी, जो आपने सवाल किया था कि अब किस पर राजनीति होगी भाभी, मुख्य सवाल आपका ये था। तो उन्होंने इसको समझना बहुत जरूरी है जी कि अम्बेडकर के दिवस को, अम्बेडकर के मंथ को चुना जी। ये सीधा सीधा ये संकेत देता है कि अगली आने वाली जो राजनीति है वो अम्बेडकर पे होगी और बुद्ध पे होगी जी। अभी मतलब जो अमित शाह ने अभी तो बोला है, उनके ऊपर एक जोक में ही बोला था, भगवान बुद्ध के ऊपर एक कहानी सुना करके अभी वायरल हो रहा है उनका वीडियो बहुत ज़्यादा जी। अगला जो निशाना है उनका बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल, तो एक तीर से दो निशाने होंगे। इधर मतलब जो ओबीसी का वोट कहीं भटक न जाए जी। अब राम के नाम पे मतलब जो जितना शोषण होना था, राम का दूध निकालना था उतना निकाल लिया जी। अब उन्होंने कहा अब दूध रहा ही नहीं है, बिसक की भैंस जी। अब उन्होंने कहा दूसरी पकड़ो। अब उन्होंने देखा कि अब की बार आपने एक नई चीज देखी होगी जी कि जहाँ जहाँ बीजेपी के सबसे ज्यादा स्टेट में सरकार है जी और बीजेपी केंद्र में सरकार है जी, उसने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जो है खाली मतलब ऐसी नहीं मनाई जाएगी जैसे मनाई जाती है, हर सरकारी कार्यालय में मनाई जाएगी जी, और 15 दिन मनाई जाएगी, दिल्ली में 7 दिन मनाई जाएगी जी, और केंद्र के ऑफिसों को भी मतलब आदेश दे दिया गया जी। तो इस तरीके से मतलब ये जो किया गया है जी, क्या इसके पीछे आपको राजनीति नजर नहीं आती? बिल्कुल, उन्होंने भविष्य की राजनीति नजर आई है कि भविष्य की राजनीति अम्बेडकर पर होनी है। तो इस बार सारे जगह एट्रोसिटीज भी हुई हैं, कहीं अम्बेडकर जयंती निकाल रहे हैं तो जलेसर में उसको गोली मार दी, मूर्ति तोड़ दी लगातार। अब ऐसा बीपी सिंह के समय में हुआ था जी, बीपी सिंह के समय में अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई थी, तो काशीराम जी ने पूरे देश भर में यात्रा निकाली थी जी। इस वैसा समय आज आ गया है। आज बहुजन समाज को जागरूक होकर के जैसे काशीराम जी निकले थे ना, उस तरह से आज मतलब इसके ऊपर निकलना चाहिए जी। ये गोल्डन अवसर है जी, और मैं समझता हूँ अगर ये बहन जी ने कर लिया जी, इस तरह से एक आंदोलन चला दिया पूरे देश भर में जी इसको लेकर के जी, तो मैं समझता हूँ जैसे काशीराम जी ने बीपी सिंह के बाद में सत्ता को बहुजन समाज के पार्टी की तरफ केंद्रित कर लिया था जी, उस समय से तो अब इस समय बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर है जी, निश्चित रूप से जी। आज 27 में नहीं, सोशल मीडिया का समय भी है। हाँ, 27 में ही नहीं, अगले आने वाला जो इलेक्शन है महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, जाति जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा जी। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी जैसे एक इशू और पड़ा हुआ है जिस पर कोई नहीं बोलता जी,
जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को आरक्षण मिलता है। जैसे आपने इस बात को टच किया तो मैं उसी पे एक सवाल रखूंगा, अगर बहन जी इस तरीके का काम कर देती हैं तो क्या लगता है कि वो पीएम भी बन पाएंगी इस तरीके का काम करके? क्योंकि ताकत में आ जाएंगी तब तो सीएम पर तो है ही हैं। निश्चित रूप से जी। देखिए, जितने भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जी, वो किसकी पार्टी का बात करते हैं? मुद्दों की तो बात करते हैं। तो मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? जी, सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का इशू है जी, जो दलित का इशू है जी, मुसलमानों का इशू है जी, जिनकी पिटाई हो रही है इस समय। जी, लुटे पिटे सब भाई भाई हैं। जी, काशीराम जी ने यही तो कहा था, बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मूला क्या था? लेट ऑल को सफरर कम टुगेदर। जी, जो लुटे पिटे जितने भी हैं वो सब एक जगह आ जो जाओ। जातियों के नाम पे जिनको प्रताड़ित किया गया है, जी, सबको एक झंडे के नीचे आना है। हाँ। एक नेता के नीचे आना हाँ। है। तो अब एक नेता और एक झंडे का मतलब क्या है? जी, सबसे बड़ा झंडा किसका है? पार्टियां तो बहुत हैं दलितों की, हाँ, और बहुजनों की बहुत सारी पार्टियां हैं, BSP ओबीसी की, नंबर 1 पे। लेकिन सबसे बड़ा झंडा किसका है? जी, बीएसपी का। जी, सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह किसका है? हाथी। बीएसपी का। और सबसे बड़ा झंडा भी बीएसपी का, जी, और सबसे बड़ा लीडर भी। जी, तो जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, हाँ, ऐसा तो कोई चेहरा है नहीं। हाँ, बिल्कुल। और इतना सशक्त चेहरा जिसने बहुजन समाज की संस्कृति को धरातल पे उत्तर प्रदेश के अंदर लाया है। सांस्कृतिक रूप से भी उनका योगदान है, और विकास के रूप में भी उनका योगदान है, प्रशासन के रूप में भी उनका योगदान है। जी। तो ऐसा नेता तो ढूंढना पड़ेगा ना कोई ना कोई। बिल्कुल। अब देखिए, बने बनाए नेता कितने थे बीजेपी में? जी, बहुत सारे नेता थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ पाया प्रधानमंत्री के लिए। ठीक बात है। लेकिन उनको सशक्त नेता ढूंढना था। हिंदुत्व का चेहरा सबसे अच्छा सशक्त कौन है? मोदी को चुना। मोदी को चुना। जी। अब जब चुनेंगे यही लोग जो बहन जी का विरोध करते हैं, तो मजबूरी में वो कहेंगे भाई बहन जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है, मतलब बहन जी को ही बनाओ। खुद बनवाएंगे सारे। खुद बनवाएंगे, यही बनवाएंगे जो विरोध करते हैं, यही बनवाएंगे। इसलिए ये समय नजदीक आ रहा है जी। और ये मैं कह रहा हूँ जो जाति जनगणना हो रही है, हाँ, इसका सबसे ज्यादा लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, पर उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जी। काशीराम जी को याद करना पड़ेगा। जी, किस तरीके के काम की बात कर रहे हैं? एक रिसर्च की टीम बनानी पड़ेगी। जी। इस पर बाकायदा शोध होना चाहिए जी, कि कैसे मतलब सत्ता में हम आ सकते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पिप्पल साहब ने इसके ऊपर शोध भी करा है, जातीय जनगणना के ऊपर। और आप इस किताब को मैंने आपको शुरू में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है, बीच में आप ज्वाइन हुए तो आगे जाके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जातीय जनगणना की कहाँ पर कितनी जाति हैं, किस तरीके से जातियाँ काम करती हैं, वो पूरा चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये बहुत मेहनत से बना हुआ है, मतलब आप समझिए कि ये पूरा रिसर्च वर्क है। और रिसर्च वर्क जो पिप्पल साहब का है वो बहुत सटीक है, आंकड़े बहुत सटीक होते हैं, क्योंकि वो लेखन कार्य उनका बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार तो वो अज्ञातवास पे चले जाते हैं, जब हम पूछते हैं कि भाई आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, फिर बताते हैं कि भाई मैं वहाँ गया हुआ था और वहाँ पे लेखन कार्य कर रहा था, तब जाके बात हो पाती है। सर, एक बड़ा सीधा सा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आकाश आनंद जी जाते हैं, आते हैं, और बार बार जब भी गए हैं फिर आए हैं और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त आकाश आनंद जी की पुनः वापसी हुई है और बहन जी खुद उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं, कांग्रेस बीजेपी तमाम उनको लोग आलोचनाएं कर रहे थे, या बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों पर या ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे थे, और बहन जी ने खुद आके आकाश आनंद के लिए कहा है कि आकाश आनंद को मजबूत करिए, तो क्या 2027 के अंदर आकाश आनंद अपनी कसौटियों पे खड़े उतर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय समाज की जरूरत है जी, और जो संगठन है बीएसपी के नाम पर जी, उसकी भी जरूरत है जी, और जो हमारा सशक्त नेतृत्व है बहन जी के रूप में, उनको भी जरूरत है। किसकी जरूरत है? हर जाति की बहुजन समाज में जो है, जी, क्योंकि जातियों के ही संगठन को बीएसपी बोलते हैं। जी, जो जातियां, तमाम जातियां हैं छोटी बड़ी, उनको मिला देते हैं संगठन को, तो उसका नाम बीएसपी है, बहुजन समाज, सशक्त समाज। जी, उनका जो लीडर है, जैसे समाज जितना मजबूत होगा तो उसको लीडर को उसी अनुपात में मतलब मजबूती स्वतः मिलती है। जी, तो उसके लिए नेतृत्व सपोर्ट भी चाहिए, नेतृत्व के लिए पार्टी के अंदर भी चाहिए, पार्टी के बाहर भी चाहिए। जी, पार्टी के बाहर हजारों लाखों की संख्या में जी, बहन जी के समर्थक हैं, जी, जो अवैतनिक रूप से काम करते हैं, जी, न कहीं से वेतन पाते हैं, बिल्कुल, न कहीं से मतलब रिकॉग्निशन पाते हैं, जी, कोई उनको जानता भी नहीं है, जी, अपने दीवाने हैं, मतलब काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ। क्यों कर रहे हैं? हाँ, कैसा बाबा साहब ने कहा था हाँ,
कि कारवां को पीछे मत होने देना। बाबा साहब ने एक बात और कही थी अपनी स्पीच नंबर 113 में, कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। संगठन का सिद्धांत है जी, संगठन का सिद्धांत ये है जी, ये आरएसएस का सिद्धांत है जी, एकात्मक मानववाद। जी, इसका मतलब क्या होता है? संगठन है जी, जैसे मान लो ये मानव एक शरीर है, बिल्कुल, शरीर में मतलब जो आपके अंग हैं, जी, आपके अंग हाथ हैं, जी, हाथ किसका रिप्रेजेंट करते हैं? क्षत्रिय का करते हैं, बिल्कुल, शूद्रों कर रहे हैं, हाँ, वैश्य का कर रहे हैं, जी, और ये जो है ब्राह्मण का कर रहा है। हाँ, तो इसको सब पूरे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ, माइंड कर रहा है, माइंड कर रहा है, माइंड कंट्रोल कर रहा है। जी। तो ये क्या है? माइंड नेता है। तो इसके नेतृत्व में सभी मतलब नीचे से ऊपर तक की सभी जातियां इसके आदेश को मानती रहें, सोशल ऑर्डर मतलब इसका चले। ये एकात्म मानववाद आरएसएस है, मतलब ब्राह्मण के नेतृत्व में हिंदुओं का इकट्ठा होना। जी, बहुजन समाज का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा? बीएसपी का जो प्रमुख लीडर है जी, उसके नेतृत्व में बहुजन समाज की 6743 जातियों का संगठन जी होना। ये मतलब जो है एक नेता और एक झंडा और एक मतलब जो है अनुशासन, तो उसके अंडर मतलब जो है उनको रहना है जी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक तरफ लड़ाई जो चल रही है इसमें जो जब 85% अपने घर में आ जाएगा जी, तो उनके पास पर ये 46-47 ही तो अब तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, इतनी मेहनत करने के बाद में 1921 से लगते लगते अभी मतलब 40 भी क्रॉस नहीं किया उन्होंने, जी, 30 क्रॉस किए हैं। और एक्चुअली वोट जो मिल रहा है उनका वो 20 है, ऊपर वाला फ्लोटिंग वोट है जी, तो 20 से भी क्रॉस नहीं करे। बिल्कुल, और हम तो 20 से ऊपर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। अब हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना, हमें सिर्फ उसको विचारधारा को मैनेज प्रचारित करना है। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। सोशल मीडिया फ्री में प्रचार कर रहा है। ठीक बात है। हाँ, वो देखता है कि मुझे कोई दे ना दे, दे उसका ही भला ना दे उसका ही भला, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है। तो असली जो मिशनरी हैं वो तो सोशल मीडिया के लोग हैं। और इतना प्रचार किया है उन्होंने, बहन जी के इतने मतलब बुरे दिन कभी नहीं आ सकते जितने अभी आए हुए हैं। लेकिन फिर भी बहन जी को जो सशक्त लीडर के रूप में अभी दिखाने का बनाया हुआ है जी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जी। इसका श्रेय जो है बहन जी को जाता है जी, और सोशल मीडिया को जाता है जी। बहन जी को ये भी काम करना चाहिए जी। ये जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, जिस दिन इनको अपने घर पर बुला करके दावत दे देंगी और इनको जिस दिन पुरस्कृत कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, कुछ भी नहीं दें, उस दिन आप देखना जय जयकार हो जाएंगे बहन जी के। और इनके जो ए बुलाती है, इनसे कुछ नहीं होना। इनसे नहीं होना। जो ये अपना है उसको अपना बनाओ ना। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये भी संदेश है आपके इसके माध्यम से जी, कि बहन जी को ये काम भी बहुत जल्दी करना चाहिए और मैं समझता हूँ करेंगी वो, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो अगले दिन हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी? क्योंकि मैंने 16 तारीख को बोला था जी, 17 को बहन जी ने कॉन्फ्रेंस करी जी, और सब कैडर के लोगों को उनके लिए फिर से रीस्टार्ट कर दिया, उनको आह्वान किया, भाईचारा कमेटियां बनाना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है जी। लोग कहते थे, एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ जी, इसमें क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जी, भास्कर राव थे जी, संपादक उसके जी। 3 महीने में हमने उनको टाइम दिया। बाम सेब के ऊपर सवाल था जी। मैंने कहा भी मेरा नाम नहीं छापना, मैं दे दूंगा। तो मैंने डॉक्टर एस कुमार, उनका हॉस्पिटल है इंडो गल्फ, उसमें बुलाया जी भास्कर राव को। मेरे बाम सेब के लोग थे, उनको बिठाया, मैंने बोलना कोई मत, मैं ही बोलूंगा। दूसरे दिन उस छपा मेन मतलब हेडलाइन जी, गार्जियन और बीएसपी, बाम सेब गार्जियन और बीएसपी, इसके नाम से हेडिंग था जी। उसमें उसने दूसरे दिन फोन किया जी, वो कहता सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कि क्या मुबारकबाद, क्या बात होगी? कि वो तो छप गया, मैंने वो तो देख लिया मैंने। मेरे के मुबारकबाद इस बात का है कि हमने 3 लोगों से इंटरव्यू लिया इसमें जी। नंबर 1 बहन जी से जी, हिमायू रोड पे जी। नंबर 2 उनका जो अम्बट राजन था जी, उनसे लिया। तीनों अलग अलग उसके सेक्टर के लोग हैं जी। और तीसरा केसी पिप्पल से जी। मतलब देश का सबसे महत्वपूर्ण बाम सेब का इंटरव्यू जी 3 लोगों से लिया जी। नंबर 1 बहन जी, नंबर 2 अम्बट राजन, नंबर 3 केसी पिप्पल, और अलग अलग जगह पे लिया जी। लेकिन सवाल जो किया, क्वेश्चन आर जो बनाए थे जी, वो एक ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे जी। और तीनों ने मतलब अलग अलग, किसी ने आपस में आपने बात तो नहीं की थी, मैंने की नहीं, लेकिन तीनों का जवाब एक ही था, सिमिलर थे। हाँ। तो बोले ये कैसे हुआ?
मैंने कि स्कूल ऑफ थॉट की बात है। कह रही ये क्या होता है? मैंने कि हम एक ही स्कूल के सब पढ़े हुए हैं। प्रिंसिपल एक ही है। ये एकात्म मानवतावाद है, जैसे ये होता है ना संगठन, तो अनुशासन है जी। पिपल साहब, आपके से तो बड़े मीठे मीठे सवाल थे, लेकिन एक तीखा सवाल मैं आपसे जरूर रखना चाहूँगा कि बहन जी के ऊपर वो कौन से लोग हैं जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि बहन जी टिकटों को बेचने का काम करती हैं, बहन जी बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, बहन जी में वो ताकत नहीं रही है, बहन जी में अब वो जोश नहीं रहा। ये कौन से लोग हैं, कौन से मीडिया है, कौन से ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरीके की बात को लगातार दिखाते रहते हैं? क्या वाकई में बहन जी का जोश कम हो गया है, या वाकई में बहन जी बीजेपी की बी टीम है, या जो बहन जी के ऊपर जो आरोप लगते रखते हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर जो आपको माननीय काशीराम जी की किताब है चमचाइजम मिल जाएगा जी। एक बात और बोली उन्होंने, हमें कमिट कैडर में सिखाया, चमचों के बारे में खूब बोलो जी, लेकिन चमचे का नाम मत लो। अच्छा, हाँ, चमचों के बारे में खूब बोलो, चमचे का नाम मत लो जी, चमचे की वैल्यू बढ़ जाएगी। उनको प्रोफेसर बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल कुछ सकते हैं, भी मत बोल सकते, वो भी नहीं बोलना। हाँ। वो जो लोग हैं वो जनता का काम है, हाँ, अपने वो जीरो हो जाएंगे। हाँ। शून्य अगर करना है, हाँ। क्योंकि चमचा अपने आप नहीं चलता है। हाँ। रसोई का चमचा जो होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, जब उससे काम निकल जाता है तो झाड़ पहुंच करके उसके लिए रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, दोबारा इस्तेमाल तो उसके लिए उसकी क्या वैल्यू बनानी भाई? हाँ। जब मुलायम सिंह यादव से समझौता हुआ 1900 पर वो कौन से लोग हैं? हाँ। 93 में जी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ, तो कह रहे कर लो। मुलायम सिंह कह रहे मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, कि हाँ बना दो। सारे कहते हैं बना नहीं सकता। नेता जो वो तो बीपी सिंह है। हाँ। बीपी सिंह है और वो मतलब राजा का बेटा है, वो तुम्हें नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री बनने। उसे देवीलाल को नहीं बनने दिया जी। देवीलाल को हटा करके वो बन गया। भाई अभी भी तो रूल राजाओं को ही चल रहा है। छोटे राजा से बड़ा हो गया और उसको कह दिया फकीर है, ये राजा नहीं है। राजा नहीं, फकीर है देश की तरह। अरे भाई फकीर है, तूने एक शूद्र को यहाँ से हटा दिया, दूसरे शूद्र को वहां से हटा दिया, और फकीर राजा के नाम पर फकीर बन के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा तुम अपनी पार्टी बनाओ, जनता दल से अलग हो जाओ और मुलायम सिंह के नेतृत्व में पार्टी बनाओ। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनाई अपनी। और फिर उसके बाद में हम थे साथ में नोएडा में, और उनकी पार्टी के लोग थे। शरद यादव अलग हो गए, जनता दल में थे। मुलायम सिंह अलग हो गए, अजीत सिंह अलग थे, और मतलब जो है दूसरे देवीलाल अलग थे, चौटाला वगैरह सभी अलग हो गए, और मतलब आपके चंद्रशेखर अलग थे, बीपी सिंह अलग थे। मतलब एक ठाकुर अलग, दूसरा ठाकुर अलग, एक जाट अलग, दूसरा जाट अलग, एक यादव इधर हो गए, एक यादव इधर, टीम दोनों अलग अलग थी। तो काशीराम जी ने कहा अब मैं तुम्हें पक्का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और पूरा प्रचार किया कि भाई हमारा अगला मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। तो गारंटी के साथ मुख्यमंत्री बनाया जी। पर उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था कि खाली ये नहीं लोग कहें, दलित लोग हमें पिटवाने के लिए बनाया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोशिश भी हुई, गेस्ट हाउस कांड हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अब हम कमजोर को मजबूत बनाएंगे। फिर उन्होंने बहन जी को बनाया। जब बहन जी को बनाया तो फिर उसके बाद में उन्होंने उनसे भी सहारा लिया, तो दूसरों से। तो उस सहारे के बाद में फिर मतलब दो टीम, ए टीम और बी टीम हुई, और फिर उसकी राजनीति आपके सामने मतलब लगी हुई है। अब इस राजनीति को उन्हें लग रहा है कि अब ये डाइवर्जन हो रहा है राजनीति, और निश्चित रूप से होगा। ये जो जाति जनगणना हो रही है, इसका डाइवर्जन किधर होगा? ओबीसी की तरफ होगा, ओबीसी की राजनीति के लिए। तो अब बहुजन समाज पार्टी का गोल्डन चांस है। जो मतलब सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीएसपी की तरफ डाइवर्ट होंगे जी, कांग्रेस की तरफ नहीं होंगे जी, बीजेपी की तरफ जाएंगे। अब वो मुसलमानों को क्यों कांग्रेस की तरफ जोड़ रहे हैं? कुछ तथाकथित लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को पूरे देश भर में कांग्रेस के साथ जोड़कर उसको बीएसपी से ज्यादा ताकतवर दिखाओ। बिल्कुल। लेकिन बीएसपी नेचुरल रूप से ताकतवर है, क्योंकि उसके साथ में जो जमात है ना बहुजन समाज की, उसको किसी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मुसलमान तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था, क्या सवाल था आपका? आकाश आनंद को लेकर था। तो आकाश आनंद को लेकर के बहन जी के ऊपर जो लगातार आरोप लगते रहते हैं, ये आरोप जो लग रहे हैं, तो कौन लोग हैं? वो ये लोग वही हैं जो उनको कमजोर करना चाहते हैं, और कमजोर करने वाले जो लोग बोलते हैं जी,
वो उनका चेहरा दिखता है जी, उसके पीछे दिमाग दूसरा होता है। दिमाग दूसरा होता हाँ, तो हमें दिमाग पे बात करनी चाहिए, चेहरे पे नहीं। जी। पिपल साहब, देखने में आता है अधिकांश होता क्या है कि जो बीएसपी है या बहन जी हैं, बहन जी की रणनीति के अंदर तमाम जो बीजेपी कांग्रेस है वो भी उनसे सीखते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस जो मान्यवर काशीराम साहब है उनकी राजनीति से तमाम पार्टियां प्रेरित होकर इस तरीके के काम करती हैं। यूं कहें कि बहन जी जितनी भी रणनीतियां तैयार करती हैं उन रणनीतियां वो फेल कहाँ हो जाती हैं, वोट और परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण है? देखिए, ये मतलब जो है एक समय होता है जी राजनीति का। नहीं, जैसे भाईचारा कमेटी बनाती हैं, यूथ से बूथ बनाती हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कौन से लोग हैं वो जो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं? सोशल मीडिया कमज़ोर है, क्या कारण है कि बहन जी का काम और एक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था पिछले चुनावों के अंदर? 2027 में तो हम देखेंगे, लेकिन अभी जो पुराने चुनाव थे उनका क्या कारण है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पाए? देखिए, वो तो सीटों में एक मतलब उसके रिजल्ट की बात है जी। रिजल्ट में एक तो होती है स्ट्रेटेजी जी, और एक होता है मतलब आपका क्या नाम है, जो प्रचार प्रसार। जी, तो प्रचार प्रसार मतलब जो बीएसपी का जी होता है जी, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है तो वो मतलब जो है ज़रूर कमज़ोर मतलब उसमें हुई है जी, और उसमें ऐसा शक होता है लोगों को जी, कि कुछ मतलब पार्टी के अंदर घुसपैठिए हैं जी, जो अंदर से मतलब जो नीतियां हैं, जी, नीतियों को मतलब बनाने में, अमली जामा नहीं पहुंचा पाया, अमली जामा पहनाने में, हाँ, नहीं पहना तो पा रहे। वो लोग जो पहले होते थे साथ में, हाँ, उस तरह के लोग नहीं है, जी, तो वो कहीं ना कहीं रोकते हैं। हाँ, जैसे मान लो बहन जी को डरा दिया हाँ, कि आप आम जनता से मतलब मत मिलो, हाँ, आपको खतरा है जान के लिए, हाँ, उनको डरा दिया, तो उसमें बहन जी का दोष नहीं है, हाँ, उनको डरा दिया। हाँ, और दूसरा मतलब ये है कि मुकदमे का डर लगा दिया जी, कि ये साहब इस तरह से हो जाएगा। अब भाषण जो प्रभावी भाषण होता था उसके लिए वो न पढ़ना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से मतलब वो जो धार थी भाषण में वो उससे मतलब बहन जी ने बताया मेरे गले में भी कोई प्रॉब्लम गले में भी उनके प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी चीज़ है, एज फैक्टर भी है। और लेकिन फिर भी मतलब जो है हाँ, वो बाबा साहब भी पढ़ के बोलते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी और चीज विदेशों के अंदर अधिकांश जितने भी लोग होते हैं पढ़कर बोलते हैं, लेकिन फिर भी धार में तो फर्क पड़ता है, धार में फर्क पड़ जाता है। अब जैसे मान लो मोदी जी हैं, हाँ, मोदी जी भी मतलब उनके पास में दूसरी सुविधा है, हाँ, चूंकि प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो वो तो अंग्रेजी हिंदी सब भाषाओं को उनको बोलता जाता है और वो पढ़ते जाते हैं। वो तो कभी मतलब लगता है कि ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर फेल भी होते हुए नजर फेल भी होता है, पकड़े भी गए, कई बार पकड़ जाती है, पकड़े जाते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि बहन जी ऐसा भी कर सकती हैं, हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, जैसा है वैसा दिखती हैं। हाँ, जो है तो वो, और दूसरी बात यह है कि जो ट्विटर पे ही मतलब जब इतना वो कर लेती हैं, इतनी ताकत मतलब ट्विटर ही मतलब उनको दे देता है, जिस दिन वो फील्ड में निकल जाएंगे उस दिन कितनी ताकत आएगी। आप ये देखिए, ऐसा कोई लीडर है हाँ, जिसका ट्विटर पे मतलब चल जाए? हाँ, सिर्फ मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को छोड़ करके ऐसा तो कोई नहीं है कि उसका आदेश जो तुरंत कर दे और तुरंत पालन हो जाए। हाँ, ऐसा संगठन होना चाहिए। हाँ, आपका बूथ लेवल पे, आपका मतलब विधानसभा लेवल पे उन्नका अभी भी संगठन है। हाँ, मतलब ये अगर वो यहाँ से बैठकर दिल्ली में तो कोई आदेश एक लाइन का पारित कर देती हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कई एट्रोसिटियों पे भी हुआ है। काशीराम जी की जयंती इस बार पूरे देश भर में कैडर ने मनाई। हाँ, हर विधानसभा लेवल पे, बूथ लेवल पे मनी जी, और उससे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मनने जा रही है जी। तो ऐसे ही थोड़ी ये एक्शन लिया है, ये आप सोचो जाति जनगणना का जो एक्शन जो लिया गया है, ऐसा थोड़ी लिया गया है। बिल्कुल, ये बहन जी का जो काशीराम जी की जयंती का और बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंतियां मनाई गई हैं रूट लेवल पे, और जो बौद्धों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके डर की वजह से मतलब ये लिया है। क्योंकि अगर बहन जी के एक्शन पे नहीं हुए तो बहन जी खुद आ गई तो सब गायब हो जाएगा। अब बहन जी अगली दावेदार हैं। अगली दावेदार हैं। और वैसे भी देखिए, जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति का पिता बोला जाता है, राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु है। तो उनके पिता जो है, उनके जो गुरु थे अरस्तु के, वो कौन थे जी? तो प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे जी। और अरस्तु के समय में राजा कौन था? सिकंदर जी। सिकंदर जो आया ना, सिकंदर महान जी, वो उनके समय में ही राजा हुआ है जी। तो उसने एक चक्र बताया है जी, ट्रेड साइकिल ऑफ पॉलिटिक्स। उसने कहा कैसे सत्ता बदलती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत के लिए, भारत के संदर्भ में उसने कहा कि सबसे पहले जो पुरोहित जो बहुत होशियार होता है, पुरोहित वर्ग, भारत में ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग बोलते हैं हिंदू धर्म में, तो पुरोहित वर्ग की सत्ता सबसे पहले आती है जी। उसके बाद में उससे लोग नाराज होते हैं जी। तो जो उसके सिपाही हैं, जो उनके मतलब जो क्षत्रिय वर्ग जिसे कह सकते हैं भारत में जी, तो वो जो है फिर कब्जा कर लेता है सत्ता पर जी। उनसे जब नाराज होता है तो उसको व्यापारी वर्ग जो सबका पेट भरता है पूरे देश के लोगों का, जी। तो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, फिर उनसे शिफ्ट होकर के क्षत्रियों से सत्ता जो है शूद्रों के हाथ में, वो उनके क्या नाम है व्यापारी वर्ग के हाथ में आ जाती है जी। व्यापारी वर्ग क्या करता है जी। व्यापारी वर्ग जो पैसे का भूखा होता है और उसे कुछ नहीं मतलब, वो लूटता है जी। कि सत्ता को लूटो, जितना भी फिर मौका मिला कि नहीं मिला, जी। तो जब लूटता है तो आम आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। जी। तो आम आदमी का मतलब सर्वहारा, जो आज मई दिवस है ना, सर्वहारा दिवस, हाँ बिल्कुल। तो सर्वहारा जी। आम आदमी मतलब बहुजन, जी। आम आदमी मतलब शूद्र, आम आदमी मतलब दलित, जी। ये लोग जब मतलब जो बेरोजगार लोग, जी। ये जब बहुत परेशान हो जाते हैं जी। तो उसको पटकनी मार देते हैं उसको, बिल्कुल। व्यापारी वर्ग को, व्यापारी वर्ग, और कहते हैं आप सत्ता अपने हाथ में लो, मजदूरों के हाथ में, मजदूरों की सत्ता, मजदूरों का वोट मजदूरों के हाथ में आना चाहिए, जी। तो क्रांति हो जाती है। बिल्कुल। इसी को मतलब जो है अरस्तू ने लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, जी। अरस्तू ने लिखा है। सर आप लगातार कह रहे हैं कि बहन जी 2027 के अंदर मुख्यमंत्री ही नहीं, अगली बार भी मुख्यमंत्री की दावेदार प्रफुल्लता से होंगी, लेकिन क्या लगता है कि आप जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वह दलित और मुस्लिम के ऊपर समीकरण पे एकत्रित होती है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर 2027 के अंदर बीएसपी के साथ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पीडीए को तो आप बता रहे हैं कि वही जुमला था, क्या कहेंगे? देखिए जो क्या नाम है राजनीति है जी, वो समय समय पर मोड़ लेती है, बदलती है। हाँ। एक समय ऐसा होता था कि जो मुस्लिम समाज था पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था जी। दलित भी पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था जी। और ब्राह्मण पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ होता था। बिल्कुल। कांग्रेस का मतलब था दलित और मुस्लिम गठजोड़, जी। अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। जी। ब्राह्मण के लीडरशिप में दलित और मुसलमान का गठजोड़ ही कांग्रेस पार्टी है। जी। तो ये बहुत दिनों तक चला, ये समझ में नहीं आई। जी। इसमें पहला चाणक्य भारत के अंदर जो पैदा हुआ, जिसने मतलब बहुजन राजनीति को सक्रिय किया, उसका नाम जो है राम मनोहर लोहिया। जी। राम मनोहर लोहिया ने पहली बार बोला पिछड़ों के बारे में। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो जातियां हैं जो ब्राह्मण के अलावा मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और उसमें राजनीतिक चेतना आ जाए उन जातियों में तो वो शासक बन सकती हैं। जी। ये लोहिया ने लिखा। लोहिया ने पहले तो नारा दिया कि संसोपा की बांधो गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, एक नारा दिया। हाँ बिल्कुल। मुलायम सिंह जैसे नेता और भी मतलब बिहार में लालू प्रसाद जैसे नेता उनके साथ आए। जी। तो इसलिए नहीं लाए, वो जातियों के नेता को उभार रहे थे। जी। क्योंकि लोहिया जी तो मतलब एक तरह से पिछड़े बनिया थे। जी। तो उन्होंने मेरे नेतृत्व में तो आएंगे नहीं लोग, लेकिन मैं इनको उभार सकता हूँ। उनको ब्राह्मण की राजनीति परास्त करनी थी लोहिया को। लोहिया गांधी जी के तो चेला थे जी, लेकिन नेहरू के ध्रुव विरोधी थे। जी। हाँ, ये समझने की बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक बन गए बाद में। जी। उन्होंने अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाते हैं इसमें, जो पिछड़ों की राजनीति में ला रहा हूँ, जी, तो भारत की राजनीति में कोई टिक ही नहीं सकता। जी। मतलब ब्राह्मण राजनीति फेल हो जाएगी, पूरी फेल तरह हो से। जाएगी। तो उसका चाणक्य था जी। राम मनोहर लोहिया। इस किताब में 2 लेख हैं, जी। राम मनोहर योगेंद्र यादव का भी है, चमड़िया जी का भी है, और एक और है जी। जाति जनगणना के भी है इसमें। जी। तो राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले बोला पिछड़ों के बारे में। पिछड़ा मतलब संसोपा की बांधो गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात बोला उन्होंने। पिछड़ा का मतलब था खाली पिछड़ा ओबीसी नहीं, दलित भी शामिल था। अब आपको एक बात और बता देता हूँ चलते चलते। जी। जो बामसेप बनाया गया, जी। बामसेप की फुल फॉर्म मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें 2 ही अक्षर हैं, बी और एम। बी और एम का क्या मतलब? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज। जी। लेकिन लोग कहते हैं बैकवर्ड, तो जो कहता है बैकवर्ड का है ही नहीं। माइनॉरिटी कहता है माइनॉरिटी का नहीं है। हाँ। और दलित तो जब नाम ही नहीं है, वो कहते दलितों का, दलित है ही नहीं बामसेप में। ना तो बी से दलित बनता है, ना एम से दलित बनता है, ऐसे दलित बनता है। तो बाम का मतलब है बी ए एम, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। और सेफ का मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी। सेफ का मतलब सी, सी कम्युनिटीज
एम्प्लॉइज फेडरेशन। इसका मतलब है कि ऐसे इनसे जुड़े हुए कर्मचारी जो हैं बैकवर्ड में। अब बैकवर्ड में कौन कौन से हैं? बैकवर्ड में सबसे पहला बैकवर्ड जो है शेड्यूल कास्ट, पहला बैकवर्ड जी। दूसरा बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब जी, मतलब जैसे जैसे रिजर्वेशन जिनको मिला उसी क्रम में बैकवर्ड बने हैं जी। सबसे पहले रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिला जी, उसका अनुच्छेद अलग है, और उसके बाद में उसको मिला क्या नाम ट्राइबल को, उसका अनुच्छेद अलग है, उसके बाद में ओबीसी को बना जी, उसका मतलब अलग है अनुच्छेद। तो एससी, एसटी और ओबीसी, यहाँ बैकवर्ड नहीं है, यहाँ पे ओबीसी है जी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड असली कौन है? शेड्यूल कास्ट जी, और उसके बाद में ट्राइबल जो है वो सेकंड नंबर बैकवर्ड, और इनसे दोनों से बच गया है, उसका नाम रखा अदर बैकवर्ड क्लास। इन दोनों से अदर बैकवर्ड क्लास, तीनों को मिला के क्या बनता है? बैकवर्ड। तीनों को मिला के बैकवर्ड बनता है। बैकवर्ड का मतलब खाली अकेला दलित नहीं है, अकेला ओबीसी नहीं है, और अकेला वो नहीं है क्या नाम ट्राइबल जी, तीनों को मिला के बनता है बी जी। और एम का मतलब खाली मुस्लिम नहीं है जी, एम का मतलब सिख भी है जी, एम का मतलब बौद्ध भी है जी, एम का मतलब ईसाई भी है जी। तो एम में जितनी भी मतलब जो माइनॉरिटीज मतलब हैं जी, सबको मिला के एम बनता है जी। तो दोनों बी प्लस एम जी इक्वल टू बहुजन। तो बहुजन जो बना, जो वाम से जो पहले बना, जो गैर राजनीतिक जड़ें थी जी, उसी से मतलब जो है कन्वर्ट हो गए, एक मतलब शब्द आया जी, वो था बहुजन जी। और बहुजन हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है जी। इसका सबसे पहला इस्तेमाल भगवान बुद्ध ने किया जी। बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है जी। और बहुजन जो है लोकतांत्रिक शब्द है जी, क्योंकि बहुजन से बहुमती बनता है जी, जिसकी बहुत ज्यादा संख्या होती है उसको बहुजन बोलते हैं। तो ये संख्या भी मतलब 85% है जी। तो ये काशीराम जी सिद्ध कर दिया जी कि संख्या भी हमारी ज्यादा है जी, और जातियां भी हमारी ज्यादा हैं, जातियों में भी हम ज्यादा हैं, संख्या में भी ज्यादा है, तो वोट तो हमारा ज्यादा होगा ही बिल्कुल। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब उनमें क्यों नहीं है केमिस्ट्री, इसके बारे में बाबा साहब ने बताया कि केमिस्ट्री क्या है जी। केमिस्ट्री ये समझना पड़ेगा, 3 चीज़ों की केमिस्ट्री। एक तो मतलब शूद्र जातियां हैं जी, जो सबसे ज़्यादा हैं शूद्रों में जातियां। दूसरी जो जातियां हैं ब्राह्मण जातियां हैं। तीसरी वैश्य जातियां हैं जो गैर बहुजन है। गैर बहुजन 3 रह गए ना जी। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा जातियां हैं, और उसके बाद में छत्री में उससे कम जातियां हैं लेकिन ज़्यादा है, लेकिन उससे कम जो है वैश्यों में है जी। 33 की करीब है, इसमें 60 की करीब है, उसमें 98 की करीब है ब्राह्मण में। इतनी जातियां हैं इनके अंदर जी। लेकिन उन जातियों को वो जातियां नहीं बोलते जी। अपनी जातियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है जातियां नहीं बोलते जी। उन जातियों को वो गोत्र बोलते हैं। गोत्र बोलते हैं, ये यहाँ समझने की बात है बिल्कुल। अब गोत्र में क्या केमिस्ट्री होती है? हाँ। एक गोत्र अपने गोत्र में शादी नहीं करेगा, हाँ। उसको बोलते हैं कि एक ही माँ की औलाद है समझे, हाँ। तो ये जाति का मतलब एक जाति के लोग जो हैं एक ही माँ के वंशज हैं, हाँ। तो वो अपनी जाति में शादी नहीं कर सकते क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। इसलिए गोत्र को दूसरे गोत्र में करते हैं। ब्राह्मण में शादी तो करेगा, हाँ। दूसरे गोत्र, लेकिन गोत्र में नहीं करेगा, हाँ। यानी जाति में नहीं कर रहा, वर्ण में कर रहा है। ब्राह्मण क्या है? जाति नहीं है, हाँ। ब्राह्मण वर्ण है, हाँ। तो वर्ण में तो कर रहा है शादी, हाँ। लेकिन जाति में नहीं कर रहा। इससे क्या है? वर्ण की एकता बनी हुई है जी। रोटी बेटी का संबंधी तो होता है, तो रोटी भी साथ खाता है जी, और बेटी भी शेयर करता है जी। तो ये मतलब उसकी एकजुटता का सबसे बड़ा केमिस्ट्री है जी, रसायन है। दूसरा मतलब छत्री भी ऐसे ही करता है, अपने गोत्र में नहीं करता शादी, दूसरे गोत्र में करता है। तो ये भी उनकी भी क्षत्रिय समाज की एकजुटता बनी हुई है। अनेकों जातियां एक जमातें बनी हुई हैं वर्ण के नाम पे। ऐसे ही वैश्य के नाम पे भी अनेकों जातियां जो है एक उसके नाम पे बनी हुई हैं। लेकिन शूद्र क्या करता है? शूद्र जो है अपनी ही जाति में शादी करता है, अनुसूचित जाति में भी नहीं करेगा। अनुसूचित जाति एक वर्ग है, जमात है, उसमें बहुत सारी जातियां हैं। उन सारी जातियों में मतलब एक जाति दूसरी जाति में शादी नहीं करेगी जी। और वो सब ऊंचा नीचा मानते हैं कि जो ऊंचा है नीचा है, नहीं करेंगे शादी जी। तो उसमें क्या है कि उनकी अनेकता बनी रहती है, मतलब कानूनी रूप से एक होते हुए भी जी। वो मतलब केमिस्ट्री के रूप में अलग अलग हैं। शादियां, खाना और पीना उनका अलग अलग होता है जी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, ओबीसी की बात है, तो वो तो एक गांव में ही रहते हैं, एक कुआं पे पानी नहीं पी सकते, एक जगह मतलब पांत नहीं खा सकते जी। रोटी की बात तो अलग है, एक चारपाई भी नहीं बैठ सकते जी। तो इतना मतलब उनमें दुराव कर दिया
यानी कि उसका प्रबंध पक्का कर दिया कि इकट्ठे नहीं हो। अगर मतलब ओबीसी की जातियों में उसकी शादी होने लगे और अनुसूचित जातियों की भी शादी होने लगे, ओबीसी की और इनमें आपस में, तो रोटी बेटी का रिश्ता होगा। बिल्कुल। तो उसमें जो जाति की कट्टरता है वो खत्म हो जाएगी और जमात की कट्टरता आ जाएगी। वो कहेगा कौन है बहुजन, जाति कौन है, नहीं ना मैं यादव हूँ, ना मैं मतलब जाटव हूँ, ना मैं कोरी हूँ, ना मैं कुमार हूँ, मैं तो मतलब बहुजन हूँ। और जब कब करेगा इनको याद, जब जाति का समय आएगा, अब शादी का समय आएगा तब याद करेगा एक दूसरे को, तब याद करेगा। बाकी मतलब लड़ने के लिए एक मतलब उसमें करेंगे। तो ये इसको करने के लिए इस केमिस्ट्री को बाबा साहब ने बताया कि अब मतलब जो है हमने मतलब रेखा तो खींच दी, कानूनी रूप से संविधान में डाल दिया, लेकिन केमिस्ट्री के लिए तो खुद काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जातियों के नेताओं के लिए काम करना है, जातियों की लीडरशिप करते हैं ना, बिल्कुल, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि जाटव जाटव में शादी कर ही नहीं सकता है, जाटव को पासी में करनी पड़ेगी, जाटव को कुमार में करनी पड़ेगी, जाटव को मतलब दूसरे ओबीसी की किसी जाति नाई में करनी पड़ेगी, धोबी में करनी पड़ेगी। तो जब ये आपस में जातियां शादी करने लगेंगी, जातियां टूट जाएंगी। बिल्कुल। जाति का विनाश होगा कैसे, ऐसे होगा। और फिर सब इनको लिए धार्मिक की बात है, तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए वो भी दे देता हूँ रसायन, पी लेना। तो बुद्धिज्म दे दिया, कह रहे इससे भी अच्छा है। तो तुम जो मूर्ति विष्णु की भी चढ़ा रहे हो ना, तो विष्णु के बाप की भी चढ़ा लो। ठीक बात है। हाँ, तो उस पर मतलब चढ़ा लो, फूल चढ़ाना है फूल चढ़ा लो, वहाँ जाकर प्रार्थना भी कर लो। बुद्ध विहार दे देता हूँ, प्रार्थना वहाँ पर करना खूब जा करके। बिल्कुल। पंचशील भी देता हूँ ताकि तुम्हें बिगड़े परिवार नहीं बिगड़े, परिवार जुड़ा रहे। परिवार को जोड़ने के लिए, जातियों को जोड़ने के लिए सारे मतलब रसायन बाबा साहब ने दे दिए। बाबा साहब ने दे दिए। ये संगठन ऐसी, तो तभी तो कहा संगठित हो जी। संगठित होने का मतलब ये नहीं था कि संगठन बना लो, संगठन बना के जातियों को तोड़ के जमात में कन्वर्ट करो। और जमात में कन्वर्ट करने का तरीका जो अंतरजातीय विवाह है जी। बिल्कुल। तो बहिर्विवाह करना ही पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि जाटव जाटव में कर ही नहीं सकता है, जाटव गोत्र है जी, जात है ही नहीं, जात है ही नहीं। तो ये जो चीज है इसको हमें समझना पड़ेगा, पहली बात जी। दूसरी होता है अब जो मुसलमान है जी, सिख है, ईसाई है, कहाँ से आए हैं? ये जो बहुजन समाज की जो जातियां हैं, इनमें से कन्वर्ट होकर के उन्होंने ज्यादा दिनों तक शासन किया, उनसे लाभ लेने के लिए वो जो अपने कन्वर्ट होकर के उधर बन गए, मुस्लिम बन गए थे। हाँ, मुस्लिम बन गए। वो जमात तो बहुजन की है। तो इसलिए कहीं जब हम सत्ता में दोबारा से सत्ता में शासक बनने जा रहे हैं इस देश का, तो कहीं ये छूटने जाए। हमारे पुराने साथी हैं ये कि छूटने जाए नाम पे, मुसलमान के धर्म के नाम पे। तो इसलिए धर्म का मामला मंडल कमीशन ने उनको 80% जातियां ओबीसी में रखी। इनकी जो धार्मिक रूप से मुस्लिम और ईसाई हैं उनकी 80% जातियां ओबीसी में जी। छोड़ा कहाँ मंडल कमीशन ने जी। और काशीराम जी ने भी नहीं छोड़ा। काशीराम ने बाम शेप में दूसरा दोनों रखे, बी भी रखा, एम भी रखा। छोटा मोटा केमिस्ट्री नहीं है जी, ये केमिस्ट्री है। तो उस केमिस्ट्री को कैडर के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर ये बात समझानी चाहिए। मेरा भी बुद्ध विहार में मतलब प्रोग्राम था जी। तो जो मेरी स्पीच रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में मिलेंदर के, आप सुन लीजिए। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, करे यही तो मुद्दा है। गैर राजनीतिक संगठन जो है उनके सामने ये मुद्दा है, शादियां कराना, अंतरजातीय विवाह मतलब उनके विदिन मतलब ग्रुप में, तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। और राजनीतिक काम जो है एमएलए एमपी बनाना और सत्ता प्राप्त करना, दोनों काम बांट लो। बुद्ध धर्म का काम है बुद्ध विहार में प्रार्थना करना, और मरा हुआ उसका संस्कार करना, शादी हुई है उसका संस्कार करना, तो उनकी भी जय जयकार, सामाजिक संगठनों की जय जयकार, और राजनीतिक दलों की जय जयकार, जय जयकार। तो सबका भाई लड़ के हो रहे हो आपस में। तो 27 में वापस आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, सामंजस्य करो जी। तो 27 में जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है, पूरा मुस्लिम तो मुश्किल लग रहा है आना जी, लेकिन एक बड़े संख्या में जिस तरीके से एट्रोसिटी हो रही है, कश्मीर का भी रहा है और तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोटर इस वक्त ध्यान देगा इन बातों उनके अंदर वो तो है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं नजर आ रही है, और पीडीए का नारा जो देने वाले थे वो बिल्कुल भी मुस्लिमों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको उन्होंने बहन जी का शासनकाल भी देखा है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था, दलितों के ऊपर पेशाब नहीं हुआ करता था, मूछ रखने पे नहीं मारा जाता था, पानी पीने पे छोटा सा बच्चा पानी पीता था मटके से, उसे नहीं मारा जाता था, बारातें चढ़ती थी आराम से, और जो दलितों के मुंह में जवान डालने का काम भी करा था वो भी बहन जी ने करा था। तो क्या लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए मुस्लिम वोटर वापस आएगा 27 में? देखिए, जो मुस्लिम वोटर है, पहले भी आपने देखा होगा कि जब बीएसपी की सत्ता आई जी,
कई बार जी। और वोट परसेंट हमारा मतलब 22-24 के करीब रहता था जी। उसमें मुस्लिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, सबसे बड़ा बात है। लेकिन पूरा हिस्सा नहीं होता था। अगर पूरा हिस्सा हो जाता तो सत्ता में आ जाते। आधा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता था क्योंकि कांग्रेस थी नहीं उत्तर प्रदेश में, मतलब समाप्त पर आया है। तो बाकी हिस्सा जो था वो बीएसपी को मिलता था, बीएसपी को कम मिलता था और समाजवादी को ज़्यादा मिलता था। लेकिन साथ में क्या हुआ, साथ में अपर कास्ट का जो 5% वोट है वो भी उसमें ऐड हुआ, तो सत्ता में आ गए वो लोग। तो सत्ता में आने के लिए उसमें अपर कास्ट ने भी चाहा कि भाई जो गुंडागर्दी का शासन है वो ख़त्म हो और एक कानून का शासन, मतलब निश्चित रूप से जो निचले पायदान पे है, जो सबसे ज़्यादा सताया हुआ है जी, वो अच्छा शासन देगा जी। तो उसकी छत्र छाया में अंतिम आदमी, जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ आदमी है, वो सुखी रहेगा जी। और अगर बीच का आदमी सत्ता में आएगा, जिसके हाथ में लठिया है, तो उसमें लठ वालों का शासन फिर भी रहेगा, तो ज़्यादा खुशी नहीं रहेगा। तो बहन जी में और अखिलेश में अगर वो कंपेयर करेंगे तो वो ये जरूर समझेंगे कि अंतिम पायदान जो जमात में, समाज में है, उसके पास पार्टी भी मजबूत है, अनुशासन भी मजबूत है, तो अच्छा शासन दे सकता है। और वो उनमें भेदभाव भी नहीं करेगा। अपर कास्ट के लोग हैं वो भी सुखी रहेंगे, व्यापारी भी सुखी रहेगा, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो क्या नाम, ओबीसी के लोग हैं, उनके ऊपर भी कोई अत्याचार। मतलब आप ये कहना चाहते हैं तमाम जाति, समुदाय और धर्म के लोग इस वक्त बसपा के साथ आ सकते हैं? बसपा के तरफ फेवरेबल माहौल है। लेकिन चूँकि इस समय एक बड़ी पार्टी के रूप में इस समय बीजेपी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीजेपी को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। सत्ता से मतलब जो है बेदखल हो जाएगी, नहीं कर सकते। बेदखल तो होगी, सत्ता में तो नहीं रहेगी, लेकिन उनको ये डर है सत्ता से बेदखल करने वालों को कहीं ऐसा तो ना हो समाजवादी पार्टी आ जाएगी। उसके लठ से डरने के लिए अपर कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी को छोड़ेंगे, जब उसका विकल्प तलाशेंगे, समाजवादी की तरफ नहीं, बीएसपी की तरफ जाएंगे। बीएसपी की तरफ जाएंगे, ये मतलब सबसे बड़ा एक पॉइंट है जी। और जिस दिन मतलब चूंकि मुसलमान के जो वोट का निर्णय है जी, वो मुस्लिम समाज नहीं करता, वो मुल्ला और मौलवी नहीं करते, अब नहीं करते, अब एक बुद्धिजीवी वर्ग करता है। उनमें एक बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों में भी, वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। लेकिन एक डर है उनके लिए जी, उनके डर में, टारगेट में जो है ये है कि कांग्रेस का आया कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं होगा, समाजवादी का आया कोई बात नहीं है, कम होगा, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और जो बीजेपी को बीएसपी आया तो बहुत ही बढ़िया, वो कहते हैं बीएसपी बहुत कमजोर हो गई है। ये एक मतलब माहौल बनाया हुआ, माहौल भी बनाया हुआ। तो एक सबसे पहले बीएसपी को इस माहौल से निकलना पड़ेगा, निजात दिलाना, कि बीएसपी सत्ता में आ सकती है जी। मतलब थोड़ा सा भी अगर काम करती है बीएसपी, तो जो बहुत ज्यादा मूवमेंट में लाना पड़ेगा। जैसे बहन जी ने कही कि पहलगांव पे अगर इनके साथ में कोई भेदभाव होता है मुसलमान से, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, भाईचारा कमेटी। और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी उन्होंने कहा जी, वक्फ बोर्ड पर उन्होंने बोला कि अगर इनके साथ में भेदभाव होता है तो दलितों के साथ में अगर ऐसा होगा तो उनको एक्शन करना चाहिए। उन्होंने रामजी लाल के मुद्दे पर अलग बोली, और दूसरा अलीगढ़ के मुद्दे पर अलग बोली। मुद्दों पे बात अलीगढ़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा मैं साथ खड़े हैं, उनके लोग भी गए वहाँ पे जी। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन बसपा में और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो वोट के लिए मतलब एकदम उत्साहित करती हैं, लेकिन बसपा जो अनुशासित पार्टी है वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेती, कानून के तरीके से और मतलब उनके जो कैडर हैं उनके माध्यम से उनको भेज करके उनकी सलाह मशवरा लेती हैं। जहाँ ज़रूरत होती है मुकदमा भी डाले जाते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है पैसे की तो उसका भी सपोर्ट किया जाता है जी। तो उसमें बहुत फर्क है, वैसी पार्टी बनना भी बहुत मुश्किल है जी। और दलितों की तो कभी बनी नहीं सकती इस तरह की पार्टी। मुरैना के अंदर भी 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, सड़कों पर आने वाली है जी। तो वो चाहते हैं कि भाई सांप भी मतलब मर जाए, बीएसपी चाहती है, और लाठी भी नहीं टूटे, लाठी भी नहीं टूटे। और उसमें मतलब प्रशासन भी यही चाहता है जी, क्योंकि प्रशासन में रह चुकी है बहन जी। तो अब वो कम से कम प्रशासन के कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती। अगर उनकी पार्टी का ही आदमी है, उनके घर का ही आदमी है, उनका भतीजा है, उसके लिए भी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। लोग कहते साहब जयप्रकाश को निकाल दिया, दूसरे को निकाल दिया, लेकिन जब अपने भतीजों को निकाला, अपने मतलब समझी को निकाला, तो वो कहने लगे भाई ये तो डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन का सबसे पहले है, मतलब पार्टी पहले है। तो अभी आजम खां के साथ में उनके बड़े लीडर हैं, उनके साथ में कितना यातनाएं प्रताड़नाएं हुई हैं, और उनके दूसरे जो लीडर ठीक है गुंडों के साथ में हुई है वो अलग है, माफिया लोग थे उनके साथ में। इससे मुस्लिम समाज में ये तो है कि अखिलेश खड़े नहीं हुए उनके साथ में, ये एक बड़ा मुद्दा है बिल्कुल। और बहन जी जो है खड़ी नहीं हो रही, तो कम से कम उनका बोलना ही बहुत है बिल्कुल, उनका ट्वीट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग समझते हैं बुद्धिजीवी, और मतलब सत्ता जो है एक्शन में आ जाती है उनके नाम से। और जहाँ तक उनके डाटा की बात है, तो डाटा तो उत्तर प्रदेश में मतलब 20% है मुसलमान का, अगर उसका मतलब 20 नहीं 10 ही आ जाए जी,
5 ही आ जाए, जी 5 में ही बीएसपी सत्ता बन जाती है। सत्ता में बन जाएगी, सही। और अगर हमने ये टेबल जो दिया हुआ है जी। लास्ट वाला, जी इसमें ये है कि ये डेटा कहीं मिलेगा नहीं, जी। जाति जनगणना हो जाएगी तब तो मिल जाएगा, लेकिन इसको हम पूरे स्क्रीन पे देश भर दिखा में नहीं देते हैं, मिलेगा। अब ये जो है हमारा जो चार्ट है हर प्रदेश का है, आपके जितने भी प्रदेश हैं 33 प्रदेश का डेटा है। पहले कॉलम में मतलब टोटल जनसंख्या दी हुई है, जी। जो 2011 की शेड्यूल कास्ट की जो गिनती होती है जी। जनगणना में, जी। तो शेड्यूल कास्ट की आंध्र प्रदेश में कितनी है, असम में कितनी है, जैसे मान लो 1% है जी। आपका, आंध्र प्रदेश में 16% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है। आप इसी तरह से आप आ जाओ असम में भी देखिए 7% है जी। आपका, बिहार में 15.9% है, अब तो बढ़ गई है, नई जनगणना जाति की हुई है आपका। इसमें छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल स्टेट है जी। लेकिन 12.8 में 13% है वहाँ भी शेड्यूल कास्ट की। गोवा में भी है 1.7%, जी। 6.7% गुजरात में है, लेकिन हरियाणा में 20.2% है। तो मोटे मोटे अगर ज़्यादा देखेंगे जहाँ पे मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग सक्रिय हो सकते हैं राजनीति में, तो हरियाणा में 20 से ज़्यादा जहाँ पर है, जी। तो इसका मतलब वहाँ पर सत्ता में आ सकते हैं जी। इसके नेतृत्व में सरकार, तो हरियाणा में आ सकती है जी। 20% है। तो जाटों के साथ में अगर इनका गठबंधन होता है जी, और यहाँ मुस्लिम समाज मतलब आप भी ये आ जाता कहना है, चाहते हैं कि जातीय जनगणना अगर होती है तो ये सबसे ज्यादा राजनीतिक समीकरण बनाएंगे, रामी समीकरण बदल जाएगा और बीएसपी के फेवर में ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल जी। पर काम करना पड़ेगा जी। अब जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में 18% वोट पहुंच गया था बीएसपी का। जी बिल्कुल। यहाँ जनसंख्या कितनी 25% है शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट की। अब आप इसके बाद में 20 से ऊपर वाले में आ जाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी 15.6 है, मतलब 16% है। जी। बड़ा स्टेट है फिर भी। आपका महाराष्ट्र में भी 11.8% है, जी। 12 के करीब। 17% आपकी उड़ीसा में भी जी। है, ट्राइबल स्टेट होते हुए भी यहाँ सत्ता में आ सकता है ट्राइबल के साथ गठजोड़ से। बिल्कुल आराम से आ सकता है। इसके बाद देखिए पंजाब में 31.9% है, जी। हमेशा दरी बिछाता रहता है सत्ता तक नहीं आ पाया। सत्ताधार नहीं आया। एक बार काशीराम जी ने गठजोड़ किया हाँ। बादल के साथ में, हाँ। तो वहाँ पे मतलब सीटें जीते, 3 लोकसभा की सीटें जीती जी। और उनका 9% से ऊपर वोट शेयर गया। जी। राजस्थान में 17.8% है। जी। एट्रोसिटी सबसे ज़्यादा दलितों पर होती हैं, लेकिन यहाँ जातियों के नाम पे बहुत बटे हुए हैं लोग। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा चमारों के अंदर ही बहुत सारी जातियाँ हैं जो आपस में शादी ब्याह नहीं करते। जातियों में जातियाँ, हाँ जातियों में शादी ब्याह नहीं करते जी। और जबकि ये सत्ता में आ सकते हैं यहाँ पे 17.8%, 18% है जी। आप देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में 20% है जी। ये हमेशा मतलब जो है बैकवर्ड का ही यहाँ पर रहता है जी। मुख्यमंत्री। तो बीजेपी अब इनको पकड़ रही है वहाँ पे, बिल्कुल। जहाँ देख रहे हैं ना कि जहाँ पे बैकवर्ड के बाद में मतलब अनुसूचित जाति का नेतृत्व को डेवलप कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल। तो अब देखिए 17% आपका त्रिपुरा जैसे स्टेट में, 20% आपका उत्तर प्रदेश में 20.7 है, 21% वोट है। जी। तो 21% जितना वोट इसका है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही मुसलमान का। तो दोनों मिलकर कितना होते हैं 41 और 20 कितना हो गए, पूरे देश में सरकार बना सकते हैं हाँ अपनी। 41% हो गए। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में मतलब जो है जब लोकसभा के एमपी हाँ। सबसे ज़्यादा जीतते हैं, हाँ। तो वो देश की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा, छोटा मोटा कंट्री है उत्तर प्रदेश पूरा। तो ये वो इसके अंदर मतलब इतनी बड़ी आबादी है, तो इसलिए यहाँ पे सत्ता भी आई। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में भी 18.8 है अभी भी बटने के बाद, 19% के करीब है जी। 23% वेस्ट बंगाल में 23.5। जी। ये कभी सत्ता का नाम ही नहीं लेते, कभी कम्युनिस्ट के पीछे लग जाते हैं, कभी दीदी के साथ लग जाते हैं जी। लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता की बात नहीं करी जी। ये बात मतलब उनको बतानी है। ये हमारे ऐसे हैं जो ड्राई स्टेट हैं, इनमें मतलब अभी बीएसपी बढ़ सकती है जी। इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है जी। आपका 16.8% जो है दिल्ली में है जी। यानी 17%। जी। दिल्ली में मतलब दलितों के नेतृत्व में सरकार बन सकती है, दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली में। अब देखिए 15.7% जो पुडुचेरी में है, यहाँ होना चाहिए। और पूरे इंडिया में मतलब 16.6% है जी। लेकिन आरक्षण कितना मिल रहा है 15%। 15% कम मिल रहा है ना। तो ये बात मैं बताने वाला था कि ये मुद्दा भी है कि जो मतलब एमएलए एमपी हैं, हाँ। उनको तो पूरा 16.6 मिल रहा है जी। एमएलए एमपी को, लेकिन जो नौकरियों में आरक्षण है वो 15 मिल रहा है, 16.6 नहीं मिल रहा जी। ये मुद्दा भी बीएसपी को उठाना चाहिए। बीएसपी को उठाना, क्या भाई हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले हम जनसंख्या के अनुपात में उनको नौकरियों में आरक्षण देंगे। आपकी बात अब देखिए मुसलमानों की बात देख लीजिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है एसटी का दिया हुआ है, ये कौन से स्टेट में एसटी का है, तो जहाँ एससी की जनसंख्या कम है वहाँ पे एसटी की ज़्यादा है।
तो यानी वहाँ पे एससी का नहीं बनता है, तो वहाँ बीएसपी एसटी के आदमी को मुख्यमंत्री बना सकती है। जहाँ पे मुसलमान की ज़्यादा संख्या है वहाँ मुसलमान ही बन सकता है। जैसे 55.5% जो है कर्नाटका में है। कर्नाटका में देखिए बहुत कांग्रेस रूल क्यों कर रही है। अब ये हमारे समझने की बात है। तो ओबीसी की जो जनसंख्या है जी, तो इसके हिसाब से हम जो है सारा आप स्क्रीन पे देख चुके हैं कि जो जनसंख्या के आधार पर पिप्पल साहब ने बहुत रिसर्च करी है और सारे जाति समीकरणों को एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोगों के यहाँ पे और शेड्यूल ट्राइब तमाम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर ये दो जातियाँ भी मिल जाएं तो पूरे देश के अंदर अपना सीएम और पीएम बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। और जिस तरीके से पिप्पल साहब ने बताया कि दलित मुस्लिम मिलकर एक बड़ा गठजोड़ के साथ बिना किसी गठबंधन के भी अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन गठबंधन भी शायद बहन जी करेंगी किसी ना किसी से, ये सूत्रों से बताया जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे ये वह जाने। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जैसे बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 मेरे को अधिकांश याद आती है कि 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। तब यहाँ पर किसी भी बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए नहीं मारा जाएगा, आपको मूछें रखने पे नहीं मारा जाएगा, आपकी बारात घोड़ी पे चढ़ेगी तो आपके साथ कोई भी अभद्र भाषा का या अभद्र व्यवहार नहीं होगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे पिप्पल साहब ने खुद बताया कि 2027 के अंदर ये सारे समीकरण जो है इस वक्त जैसे मुस्लिमों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी बढ़ी है, दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ी है, तो ये सारे समीकरण जो है 2027 की तरफ और बीएसपी को मजबूत करने की तरफ लगते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस करवट ऊँट बैठेगा। आपने हमारे साथ चर्चा करी और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।